मेहनत करना सीख जाओ, सब कुछ आसान। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों बालिकाओं। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। फटाफट से आ जाओ और फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। चले ठीक है बेटा, राधे राधे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सुकून मिला, शांति मिली है ना। रात की खबर सुन के शांति तो मिली होगी, सुकून तो मिला होगा है। चलो भाई, फाइनली जिस मांग का सिंदूर उजाड़ा था, तो भाई सिंदूर ऑपरेशन जो है सरकार ने लॉन्च कर दिया। और भाई सरकार, हमारी आर्मी ने लॉन्च किया प्रॉपर तरीके से, आप बोल सकते हो। और सबने कोऑपरेशन किया और फाइनली हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को। तो भाई बड़ा सुनकर खुशी हुई। हमारी आर्मी ने क्या किया भाई, हमारी आर्मी ने क्या कर दिया भाई, मुंह तोड़ पाकिस्तान को जो है जवाब दिया है। और आज बड़ी ही खुशी है मेरे को, अलग ही चमक दिख रही होगी आज चेहरे पे। ठीक है, हेलो बेटा, हेलो, राधे 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 राधे। तो पाकिस्तानियों को उनके करे की सजा मिल चुकी है भाई। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है ना। तो देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है। अरे कोई डरने की जरूरत नहीं है भाई। हमारी इंडियन आर्मी जो है वो दुनिया की, वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है। डरने की क्यों बात है। हमारे पास दुनिया के सबसे सबसे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, वेपन्स की अगर हम बात करें, सब है हमारे पास, है ना। अरे पाकिस्तान तो भिखमंगा है भाई, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनके पास खाने तक को लाले पड़ते हैं भाई। वो लड़ेंगे हमसे, लड़ लेंगे, तुम्हें लगता है लड़ लेंगे हमसे वो? ठीक है, तो डरने की किसी को जरूरत नहीं है। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो ये बताओ भाई, चैप्टर हमने कल शुरू किया था भाई, तो आज बहुत बड़ा दिन है। आज बहुत बड़ा दिन है, तो एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, हम यहां पर शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या था भाई हमारा, फ्रांसीसी क्रांति। और इसका आज लेक्चर नंबर क्या है, इसका आज है लेक्चर नंबर हमारा 3। लेक्चर नंबर 3 है आज। क्या है सर हमारा जो आज है लेक्चर नंबर 3? लेक्चर नंबर 3 है आज। और आज लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा फ्रांस जो था वो एक गणतंत्र बन जाता है, और किस तरीके से लुई 16वें को सूली पे लटका दिया जाता है। सूली पे लटकाया नहीं जाता, गला काट दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। और आगे हम लेक्चर पढ़ने से पहले एक मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसकी आज पहली क्लास है, मतलब उसने नया नया कोर्स लिया है और इसकी पहली क्लास है, तो उससे मैं बोलूंगा कि बाकी के जो दो लेक्चर मैंने लिए हैं, ये तीसरा लेक्चर है, बाकी के जो मैंने 2 लेक्चर लिए हैं उनको पहले देख लेना, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। फिर तुम बोलोगे सर जी हमें तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। तो पहले तुम पहला दूसरा लेक्चर देखो, उसके बाद तुम्हें तीसरा लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, बाकी तुम्हारा स्वागत है, जितने भी बच्चे हैं उनका स्वागत है। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, अभी इतना जल्दी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। लेकिन हाँ, जब समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई किस तरीके से आपको जो है नोट्स बनाने हैं। बाकी जो मैं नोट्स बना के लाता हूं उतने सफिशिएंट हैं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, बहुत ही बढ़िया। राधे राधे बेटा, राधे राधे। चलो बहुत ही बढ़िया। राम राम बेटा, राधे राधे। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो एक काम करो, सारे बच्चे मेरे को, जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, सारे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से, क्यूट क्यूट से हाथों से, है ना, एकदम थम्स अप दे देंगे। और उसी के साथ हम क्या करते हैं, अपनी इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। और जो भी हमने कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, एंड देन आज के जो नए टॉपिक्स हैं उन पर हम थोड़ी सी जो है चर्चा कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, चले तो सारे बच्चे, हाँ पोल आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, पोल आएगा। पहले चैप्टर तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, पहले कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, और जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उन्हीं में से पोल आएगा। अभी पोल नहीं आएगा, पोल आएगा क्लास के एंड में, तो क्लास के एंड तक रुकना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। सर हमारी कहानी जो है, जो हमारी कहानी शुरू हुई थी उसको थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं हम। मैंने बोला था कि भाई हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक कहानी पढ़ेंगे। सर किसकी शुरुआत करेंगे? सर हम एक कहानी पढ़ रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे? एक कहानी की। अच्छा, कहानी किसकी थी? तो एक फ्रांस नाम का देश है। कौन सा देश है सर? एक फ्रांस नाम का देश है सर। एक हमारा जो फ्रांस है ये देश है, और इस फ्रांस देश में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। फ्रांस जो देश है इसमें क्या हुई थी सर? क्रांति हुई थी। और इस क्रांति की हम बात करें, कब हुई थी सर ये क्रांति? 1789 में क्रांति हुई थी, है ना। सो हमने क्या किया, पहले हमने क्रांति से पहले की कहानी पढ़ी।
है ना, क्रांति से पहले की कहानी, पहले की कहानी जो है, ठीक है सर। और फिर हम क्या कर रहे थे, फिर हम क्रांति के, आज की क्लास में क्या करेंगे, आज की क्लास में क्रांति के बाद की कहानी पढ़ेंगे, क्रांति के बाद की कहानी, ठीक है। सो चैप्टर की शुरुआत हमारी कैसे हुई थी, चैप्टर की शुरुआत की अगर हम बात करें, चैप्टर की शुरुआत हमारी हुई कैसे थी, तो आप देखोगे मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि एक भीड़ है जो भागे जा रही है पेरिस की सड़कों पर, पेरिस राजधानी है फ्रांस की, और आप बोल सकते हो हमारी जो एक भीड़ है वो एकदम भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। और क्यों भाग रही है, क्योंकि ऐसी अफवाह फैली हुई है कि राजा ने गोली चलाने के जो है आदेश दे दिए, गोली चलाने के जो है आदेश दे दिए। नोट्स कब आएंगे बेटा, नोट्स में करवा तो रहा हूं, ये पूरे नोट्स अपडेट हो जाते हैं, आप नोट्स वाले सेक्शन में जाना तो नोट्स अपडेट हो जाएंगे आपके, प्रॉपर तरीके से नोट्स जो है आपके अपडेट हो जाएंगे, जो भी नोट्स हैं आपके वहीं पर आपको नोट्स वाले सेक्शन में जाके आपको मिल जाएंगे। हाँ बेटा, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाला, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आपके, यूपी बोर्ड के जो जितने भी चैप्टर्स हैं मैं वही पढ़ा रहा हूं। हाँ यूपी बोर्ड का है, बिल्कुल है, यूपी बोर्ड का है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ चलो बहुत ही बढ़िया, पोल एंड में आएंगे, चलो ठीक है। अब ना थोड़ी सी बातचीत कम करो, बातचीत करोगे पिटाई कर दूंगा, बातचीत नहीं करनी। कमल सर के भाई हैं, अरे कमल सर भाई जैसे ही हैं, मेरे छोटे भाई जैसे ही हैं कमल सर। हाँ 4-5 साल पुरानी दोस्ती है हमारी, सो वी आर लाइक अ फैमिली। हाँ हम थोड़े से हम हैं, वो मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई जैसा है मेरा कमल सर, तुम्हारे कमल सर छोटे भाई जैसे ही हैं मेरे। हाँ चलो ठीक है। सो हमने क्या किया, पहले हमने क्रांति के पहले की कहानी पढ़ी, और आज हम क्या करेंगे, क्रांति के बाद की कहानी पढ़ेंगे। फिर हमने कल किसके बारे में बात की थी, कल हमने क्रांति में हुआ क्या, कल हमने किसके बारे में बात की कि क्रांति कैसे हुई, किस तरीके से क्रांति हुई, 1789 में हुआ क्या था, उसके बारे में हमने बात की। क्लियर हुआ ना। तो हुआ क्या था बेसिकली, आप देखोगे कि जो हमारा राजा था, राजा कौन था, लुई 16वां। लुई 16वां जो था, इसने क्या बुलाई थी, इसने एक मीटिंग बुलाई थी सर, इसने क्या बुलाई थी, इसने मीटिंग बुलाई थी, है ना। और इस मीटिंग को क्यों बुलाया गया था, इस मीटिंग को बुलाने का उद्देश्य क्या था, ताकि राजा जो है टैक्स बढ़ा सके। अब फ्रांस में एक नियम था, और उस नियम के तहत आप देखोगे कि जब राजा को अगर टैक्स बढ़ाने हैं जनता पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लुई 16वां जो है जब ये राजा बना तो उसकी तिजोरी खाली हो गई, और जब इसकी तिजोरी खाली हो गई तो उसने क्या किया, इसने सोचा कि हम टैक्स बढ़ा देते हैं। और टैक्स का भार किस पे था भाई, तो टैक्स का भार था सिर्फ तृतीय स्टेट पे। अब होता क्या था, नियम यह था फ्रांस में कि जब भी राजा को टैक्स बढ़ाने हैं, कर बढ़ाने हैं, तो उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, है ना। और इस मीटिंग को हम क्या बोलते थे, इस मीटिंग को हम बोलते थे स्टेट जनरल बोलते थे, स्टेट जनरल बोलते थे इस मीटिंग को। इस मीटिंग की अगर हम बात करें तो तीनों स्टेट के जो लोग हैं, है ना, पहला प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों ही स्टेट के जो लोग हैं वो आया करते थे इसको अटेंड करने के लिए, है ना। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों स्टेट के लोग आएंगे। और आप देखोगे मैंने आपको ये भी बताया था, इन तीनों स्टेट में आप देखोगे प्रथम से 300 लोग, द्वितीय से 300 लोग और तृतीय से 600 लोग, है ना। टोटल आप देखोगे, टोटल अगर इनको ऐड करोगे तो 1200 लोग आएंगे, टोटल 1200 लोग। अब 1200 लोगों की मीटिंग होगी, और इसी मीटिंग को क्या बोला गया, इसी मीटिंग को बोला गया हमारा स्टेट जनरल, है ना। क्या बोला गया, स्टेट जनरल। अब अच्छा, अब ये तीनों जो लोग होंगे, तीनों जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्टेट के जो लोग जाएंगे, आप देखोगे अब ये क्या करेंगे, वोटिंग डालेंगे। और वोटिंग में समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि हर स्टेट का एक वोट था, हर स्टेट का एक वोट था, हर इंसान का एक वोट नहीं था, हर प्रतिनिधि का एक वोट नहीं था, हर एक स्टेट का एक वोट था। प्रथम का एक वोट, द्वितीय का एक वोट, तृतीय का एक वोट। अब आपको पता होना चाहिए भाई कि देखो प्रथम और द्वितीय वाले तो राजा के पक्ष में ही वोट देंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों को तो टैक्स देना नहीं है, इन दोनों को तो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, इनको टैक्स देने की जरूरत है ही नहीं राजा को। टैक्स का भार किस पे आएगा, तो टैक्स का भार आएगा तृतीय वर्ग के लोगों पे, है ना। टैक्स का जो भार है, कर का जो भार है, कर का जो भार है वो तृतीय स्टेट पे आएगा। क्या आएगा सर, आप देखोगे कर का जो भार है वो तृतीय स्टेट पे आएगा। अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई प्रथम और द्वितीय ने राजा के पक्ष में वोट दिया, और तृतीय वाले ने राजा के खिलाफ वोट दिया। तो आप देखोगे 2 वर्सेस 1, मतलब 2 वोट हो गए राजा के फेवर में, और 1 वोट जो है राजा के खिलाफ है। तो जीता कौन, राजा जीत गया। अब यहां पर जो हमारे तृतीय वर्ग के लोग हैं, इनकी डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड ये थी कि सर देखो ऐसा है कि हर एक स्टेट का एक वोट नहीं होना चाहिए, हर एक प्रतिनिधि का एक वोट होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था ये जो 600 लोग आए थे ना, ये जो 600 लोग आए हैं, इसमें सारे के सारे मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे अमीर लोग थे, इसमें किसान वगैरह नहीं थे, अनपढ़ लोगों की कोई जगह नहीं थी इसमें। तो तीसरे वर्ग से भी कौन सा तबका आया था, तीसरे वर्ग से किसान या फिर मजदूर नहीं आए थे, अनपढ़ों को कोई जगह नहीं थी इस मीटिंग में, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको कोई भी जगह नहीं थी। सिर्फ कौन आया था, तो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग हैं वो अटेंड करने आए थे। लेकिन याद रखना, ये अपने साथ में करीबन
40,000 जो लोग हैं इनकी शिकायतें लेके आए थे, इनकी चिट्ठियां लेके आए थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो तृतीय वर्ग जो था ये क्या कर देता है, इस मीटिंग का बहिष्कार कर देता है। क्यों? क्योंकि इनकी मांग थी कि भैया हमें जो हर प्रतिनिधि का एक वोट चाहिए, ना कि हर स्टेट का। ऐसे तो भैया राजा जीत जाएगा। और होता क्या है, ये 600 जो लोग होते हैं ये टेनिस कोर्ट में आके अपनी एक असेंबली बना लेते हैं। इसको क्या बोला गया, फटाफट से बताओ, इसको क्या बोला गया, जिसको क्या बोला गया, जल्दी से बताओ फटाफट से। ये लोग क्या बनाते हैं, ये टेनिस कोर्ट में जाते हैं। टेनिस कोर्ट में याद रखो कहां जाते हैं ये लोग, ये वॉकआउट कर जाते हैं टेनिस कोर्ट में। कहां कर जाते हैं, टेनिस कोर्ट में, टेनिस कोर्ट। और ये क्या बना लेते हैं, ये अपनी जो है नेशनल असेंबली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं सर, ये अपनी नेशनल असेंबली बना लेते हैं सर, नेशनल असेंबली बना लेते हैं, है ना। अब ये नेशनल असेंबली का काम क्या था कि ये जो 600 लोग जो हैं ये इकट्ठा होते हैं, अपना समूह बनाते हैं, और इनका काम ये था कि फ्रांस का संविधान बनाया जाए। क्या बनाया जाए सर, फ्रांस का संविधान बनाया जाए, फ्रांस का संविधान। मतलब अब जो फ्रांस होगा वो क्या करेगा, फ्रांस जो होगा फ्रांस का संविधान बनेगा। यहां के जो नागरिक हैं इनको अधिकार मिला जाएगा। जितने भी लोगों को, प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं जिनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, सारे खारिज किए जाएंगे। और राजा जो होगा वो संविधान के हिसाब से चलेगा। अब इसी चीज को एक नाम दिया जाता है, इसी चीज को एक नाम दिया जाता है जिसको आज हम पढ़ेंगे। इस चीज को क्या नाम दिया जाता है सर, तो इसी चीज को एक नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। लिख लो यहां पे, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं संवैधानिक। आप देखोगे इसको हम क्या बोलते हैं, आप देखोगे इसको हम बोलते हैं संवैधानिक, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है सर, संवैधानिक राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर संविधान भी होगा और राजा भी होगा, लेकिन वो जो राजा होगा वो संविधान के हिसाब से चलेगा। इसको हम बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। किनके बारे में, एक संवैधानिक राजतंत्र के बारे में सर, संवैधानिक राजतंत्र के बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो होगा राजतंत्र का उन्मूलन। देखो पहले क्या होगा, पहले तो राजा को हटाया नहीं जाएगा, राजा रहेगा, लेकिन राजा को संविधान के हिसाब से चलना है। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में आप देखोगे कि राजा बहुत चालाकी चलेगा तो राजा को ही हटा दिया जाता है। एक प्रकार से आप बोल सकते हो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हो जाता है। उन्मूलन मतलब हटा दिया जाता है राजतंत्र को, और एक गणतंत्र की स्थापना की जाती है। सर गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र एक ऐसी राज व्यवस्था होती है, गणतंत्र एक ऐसे देश होते हैं जहां पर जो आपका लीडर होता है, आपका जो मुखिया होता है वो चुना हुआ होता है। लोग जो अपने मुखिया को चुनते हैं। आपका जो सर्वप्रथम आप बोल सकते हो आपका सबसे ऊंचा जो नेता है, सबसे पावरफुल जो नेता है, उसको कौन चुनता है, जनता चुनती है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम गणतंत्र बोल देते हैं। ठीक है, जिनका जो हेड होता है वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है, चुना हुआ होता है। हाँ एग्जैक्टली, नेशनल असेंबली। ठीक है, तो ये हो गए आपके, देखो ये आपके शॉर्ट नोट्स हो गए ये वाले। तो कल हमने इतनी ही चीजें पढ़ी थी। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी, आपको समझ में आया? फटाफट से बता दो, ये जो चीजें मैंने कल पढ़ाई थी आपको समझ में आई थी या नहीं आई थी? एक बारी मैं पोल करवा देता हूं और पोल पे आपको हाँ ना में जवाब देना है। देखो मैंने कुछ अभी नया नहीं पढ़ाया, अभी मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया। जो बच्चे नए हैं उनसे मैं बोलूंगा पहला और दूसरा लेक्चर देख लो यार, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर तुम कहोगे सर जी समझ में नहीं आया। और जो भी बच्चों ने पहला दूसरा लेक्चर अटेंड किया है मेरा, उनको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। एक पोल करवा लेते हैं, हाँ या ना। फटाफट से बताओ, कल का पूरा रिवीजन हो गया तुम्हारा? आपको हाँ ना में जवाब देना है कि आपको समझ में आया कल का जो लेक्चर था या नहीं आया। उसके बाद हम अपने नए टॉपिक को पढ़ते हैं, और आज हमें 2 अपने टॉपिक निपटाने हैं। अगली क्लास में इस चैप्टर को हमें खत्म भी करना है, याद रखो। ठीक है, समझ में आया? चलिए, हाँ तो कुछ बेटा कुछ नया नहीं पढ़ाया बेटा जी, कुछ नया नहीं पढ़ाया। कल वाला ही मैंने रिवीजन करवाया। मैं हर क्लास में, मेरी आदत होती है कि मैं हर क्लास में रिवीजन करवाता हूं, तो आज मैंने सिर्फ रिवीजन ही करवाया कल का। अब हम नए टॉपिक पढ़ेंगे। चलो बहुत ही, अरे तुम शेरे, वाह, अरे मेरे शेरा, बहुत बढ़िया, शेर और शेरनी। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आ गया ना। अरे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो यार, तुम कोई मामूली बच्चे थोड़ा ना हो। तुम तो भाई मामूली बच्चे नहीं हो, तुम तो बिल्कुल अलग हो, तुम तो अवतार हो किसी का, हैं? चलो ठीक है, देखते हैं भाई कितने बच्चों को समझ में आया, देखते हैं भाई कल जो मैंने पढ़ाया था। चलो ठीक है, ओ हो, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो इन 3% जो बच्चे हैं, मैं इनसे बोलूंगा बेटा जी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी तुम्हें। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि बेटा चैप्टर बहुत बड़ा है और हमें खत्म भी करना है चैप्टर। ठीक है ना। अब इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अब बस आपको क्या करना है, बस आपको अपने अमित भैया को धीरे धीरे सुनते रहना है। कान में ईयरफोन लगा लो या फिर शांति वाली जगह में जाके बैठ जाओ। हमें बस कुछ नहीं करना, हमें अपनी जो कल वाली कहानी है उसको कॉन्टिन्यूअस उसको पढ़ना है ना। कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे, जो हमारी कल कहानी चल रही थी, जैसे दादी नानी कहानी सुनाती है ना, वैसे मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। और जो हमारी कल कहानी थी उसको हम आगे ले चलेंगे, उसका हम अगला पार्ट जो है करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो हुआ क्या फ्रांस में सर, फ्रांस में आप बोल सकते हो कि 1789 में क्रांति हो गई, और आप देखोगे 1751 में इनका जो संविधान होता है,
संविधान बनके तैयार हो जाता है फ्रांस में, है ना। फ्रांस का जो संविधान जो होता है, मिराबो और आबे सियो को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप संविधान बनाइए। और आप देखोगे कि हम कहां पर आ चुके हैं, हम यहां पर आ चुके हैं, है ना। हम 1789 की बात कर रहे हैं, 1791 आ चुका है भाई, और इनका फ्रांस का जो संविधान है वो बनके तैयार हो गया है। अच्छा, अब संविधान बन गया है, राजा को हटाया नहीं, राजा है अभी भी, लुई 16वें को हटाया नहीं है, याद रखना। यहां पर लुई 16वां अभी भी राजा है, लुई 16वां जो है वो अभी भी राजा है सर। ये क्या है, ये अभी भी राजा है, इसको हटाया नहीं है अभी, ये अभी भी राजा है फ्रांस का। तो आप कहोगे फिर क्या हुआ है सर? हुआ यह है कि फ्रांस में एक संविधान, देखो संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान एक ऐसी किताब होती है जो कि उस देश के जो नियम कायदे हैं उनको बताती है। हर नागरिक को, जैसे हमारे देश का भी संविधान है भाई, हमारे देश का जो संविधान है किसने लिखा था, किसका निर्माता कौन है हमारे भारत देश के संविधान के? तो आप देखोगे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इन्होंने हमारे, आप बोल सकते हो हमारी जो कमेटी थी, है ना, उसको चेयर किया था। और आप देखोगे उसमें हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने में, और हमारे देश का संविधान इतना मजबूत संविधान है कि आज तक खड़ा हुआ है। वैसे आप देखोगे कि हर देश का संविधान होता है, संविधान का सिंपल सा मतलब होता है उस देश के जो नागरिक हैं, उस देश की सरकार जो है, उस देश के जितने भी संस्थान, आप बोल सकते हो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, संस्थान जो है, वो सभी किसके छत्र छाया में आएंगे? वो सभी जो है हमारे संविधान के अंडर में ही आएंगे। संविधान जो होता है वो बताता है कि आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। समझ में आया ना? तो आप बोल सकते हो कि ये हमारे, मान के चलो हमारी छतरी है, ये हमारी छतरी है मान के चलो, है ना, ये हमारी छतरी है, ये हमारी छतरी है मान के चलो, ये क्या है सर? ये हमारी छतरी है सर, है ना। और ये छतरी क्या हमारी, ये छतरी क्या हमारी, ये छतरी हमारी संविधान है, ये छतरी हमारी क्या है? संविधान है ना। और पूरा देश जो है, पूरा देश जो है ये किसके अंडर में आएगा? पूरा देश जो है, देश के नागरिक, देश के नागरिक, देश के नागरिक, देश की सरकार, देश के नागरिक, देश की सरकार, है ना, देश के जितने भी संस्थान हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना, हर एक कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति किसके अंडर में आएगा? इस छतरी के अंडर में ही आएगा। किसके अंडर में आएगा सर? ये इस छतरी के अंडर में ही आएगा, ठीक है, इस छतरी के अंडर में ही आएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो संविधान वो किताब है जो कि किसी भी देश के नियम कायदे, किसी भी देश के जो नागरिक है उनके लिए नियम कायदे, किसी भी देश की सरकार जो है उनके लिए नियम कायदे, किसी भी देश की सरकार है, किसी भी देश के जो संस्थान है उनके लिए नियम कायदे कौन लिखता है? हमारा संविधान लिखता है ना। तो संविधान बना दिया गया फ्रांस का। अब होगा क्या? अब जो राजा है, अब होगा क्या? अब जो राजा है ना, राजा, अब राजा जो है वो अपने मनमानी ढंग से नहीं चलेगा। अभी तक क्या था? अभी तक जो है राजा जो है अपने मनमानी ढंग से चल रहा है, लेकिन अब जो राजा है वो संविधान के हिसाब से चलेगा। अब संविधान बनाया किसने? हमारे मध्यम वर्ग के लोगों ने बनाया है। और याद रखो जितने भी विशेष अधिकार हैं उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। अब तक क्या था कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के जो लोग हैं बड़े उछलते थे भाई कि हमारे पास तो अलग ही विशेष अधिकार है भाई, हमारी समाज में अलग ही इज्जत है, हमारे पास जमीनें हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। ये सारी चीजें खत्म कर दी जाती हैं। आप बोलोगे कि सामंतवादी जो प्रणाली होती है उसको खत्म कर दिया जाता है। आप बोलोगे कि जितना भी ये दास्ता प्रणाली चल रही थी, जो भी चल रहा था, ये दास्ता मतलब जो बेचारे किसान जो हैं अपने स्वामी के अंडर में काम करते थे, तो ये सब खत्म कर दिया जाता है। जितने भी विशेष अधिकार थे प्रथम और द्वितीय वर्ग के पास, ये सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। और अब होता क्या है? होता यह है कि भैया अब जो राजा होगा वो संविधान के हिसाब से चलेगा। और राजा को चलाएगा कौन? राजा को चलाएगा कौन? राजा को चलाएगी नेशनल असेंबली। और ये जो नेशनल असेंबली जो होगी, इसमें जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? वो चुने हुए होंगे। उनको चुनेगा कौन? तो आम लोग चुनेंगे। समझ में आया? यानी कि जो राजा होगा, तो राजा को बांध के कौन रखा है? संविधान ने, है ना। अब आप देखोगे राजा किसके हिसाब से काम करेगा? तो राजा जो है अब नेशनल असेंबली के हिसाब से काम करेगा। नेशनल असेंबली जो है इसके हिसाब से काम करेगा राजा। नेशनल असेंबली में जो लोग होंगे ये कैसे होंगे? ये चुने हुए होंगे। इनको चुना जाएगा, इनको चुना जाएगा, इनको जनता के द्वारा चुना जाएगा। समझ रहे हो ना? तो कुछ ऐसा ही सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था पूरे फ्रांस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बस यही है। इसी को हम बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा देश जहां पर संविधान भी है और जहां पर राजतंत्र भी है। क्यों? क्योंकि राजा को हटाया तो है नहीं, राजा तो अभी भी है, राजा तो अभी भी गद्दी में बैठा हुआ है। तो राजा भी है और संविधान भी है, लेकिन राजा जो है वो संविधान के हिसाब से चलेगा। संविधान जो है वो राजा पर पकड़ बनाएगा। राजा आप खुले में या फिर राजा जो है वो निरंकुश होकर कुछ नहीं कर पाएगा, उसको संविधान को ही फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो इसको हम बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करें तो देखो, अब यहां पे सिंपल सा जो भी मैंने आपको बोला है ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़िए फटाफट से कि ये कैसी शासन प्रणाली है जो कि सर्वोच्च शासक जो है राजा होता है। ठीक है, इस शासन प्रणाली में सर्वोच्च जो शासक है वो कौन है? सबसे ऊपर कौन है? अभी भी राजा है सर। राजा को हटाया नहीं हमने, राजा अभी भी सबसे सर्वोच्च
नेता है, अभी भी राजा सबसे ऊपर है, लेकिन 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 उसकी जो शक्तियां होती हैं वो संविधान या कानून द्वारा जो है सीमित होती हैं। मतलब अब ऐसा नहीं है वो निरंकुश होकर काम करेगा, उस पर अंकुश होगा, किसका सर? संविधान का, जिससे कि वो गरीब जनता का, जिससे कि वो आम लोगों का शोषण ना कर पाए। समझ में आया? चलिए अब क्या होता है, अब इस प्रणाली में होता क्या है कि राजा तो होता है लेकिन वो अपने मनमानी ढंग से काम नहीं कर सकता सर। राजा अपने मनमानी ढंग से काम नहीं करेगा सर। राजा को बांधने वाला क्या होता है? कानून होता है। कानून किसमें लिखा होता है? कानून हमारे संविधान में लिखा होता है। हमारा संविधान ही तो बताता है कि आपको करना है, क्या आपको नहीं करना। तो राजा को भी बांधने के लिए आप बोल सकते हो कि हमारा जो कानून होता है वो भी लिखा होता है। समझ में आया? तो ये हमारा होता है क्या? ये होता है हमारा संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है सर। संविधान का निर्माण पूरा कब हो गया ये भी मैंने आपको बता दिया। 1791 में जो संविधान का पूरा जो मसौदा था, मतलब पूरा मटेरियल जो था पूरा तैयार हो जाता, जो भी लिखा हुआ था, जो भी सब तैयार, यानी कि कह सकते हो पूरा संविधान जो है 1791 में जो है 1791 में बनकर पूरा हो जाता है। चलिए सर, अच्छा अब होता क्या? पूरी सत्ता की अगर हम बात करें, है ना, सत्ता मतलब पूरी ताकत की हम बात करें, जो भी हमारी पूरी सत्ता है, मतलब जो सरकार को चलाता है, जिसके पास सरकार को चलाने की ताकत होती है, उसको हम बोलते हैं सत्ता। सत्ता मतलब ताकत, सरकार को चलाने की ताकत, है ना। आपके पास कुछ विशेष अधिकार हैं, इससे क्या कर रहे हो आप? सत्ता चला रहे हो, आप सरकार को चला रहे हो। जैसे अभी हम बात करें, अभी सत्ता किसके हाथ में? अभी बीजेपी के हाथ में। अभी हमारी केंद्र सरकार में बीजेपी है, तो बीजेपी के हाथ में सत्ता है। तो आप देखोगे सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है किसके बीच में? आप देखोगे ना, सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं है, सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, है ना। जैसा हमारे मॉन्टेस्क्यू साहब ने बोला था, द स्पिरिट ऑफ लॉ, याद करो, किताब थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू ने जो लिखी थी, उसमें क्या लिखा हुआ था कि पूरी जो सत्ता है वो किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सत्ता का विभाजन कर देना चाहिए। तो आप देखोगे ना कि यहां पर सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है, विधायिका के बीच में कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब आपके मन में सवाल आएगा बहुत जोर से कि सर जी ये क्या है? बेटा सरकार कौन चलाता है? सरकार कौन चलाता है? सरकार जो दल होते हैं, अलग अलग जो दल होते हैं वो चलाते हैं सरकार। जैसे बीजेपी अलग दल है, आम आदमी पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है, तो ये बड़े बड़े दल होते हैं। अब इन दलों का काम ही क्या होता है? सरकार चलाना। ये दल क्या करते हैं? चुनाव में खड़े होते हैं, तुम लोग वोट देते हो, और जब ये जीत जाते हैं तो यही सरकार चलाते हैं, है ना। तो सरकार कौन चलाता है? जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं, पार्टियां जो होती हैं, ये क्या चलाती हैं? ये सरकार चलाती हैं। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा जोर से कि सर ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होता है? तो मैंने आपके बारे में बताया था भाई, विधायिका के बारे में बताया था मैंने आपको। विधायिका क्या होती है? विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका जो कानून बनाता है, जो कानून बनाता है, ठीक है। अच्छा सर, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करवाएगा, जो कानून लागू करवाता है, ठीक है सर। न्यायपालिका जो कानून का पालन करवाता है, जो कानून का पालन करवाता है, ठीक है सर। ये होता है हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अच्छा, विधायिका क्या होता है? विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम ये होता है कि भाई कानून बनाना। कानून कौन बनाता है? जैसे हम बात करें हमारे देश में विधायिका क्या है, तो हमारे देश की जो संसद है, हमारे देश की जो संसद है, ये क्या है? ये एक तरीके की विधायिका की तरह काम करता है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में विधायिका की तरह काम कौन करेगा? याद करो, फ्रांस में विधायिका की तरह काम कौन करेगा? तो फ्रांस में विधायिका की तरह हमारी जो नेशनल असेंबली जो है ये काम करेगी, और इसके जो लोग होंगे वो चुने हुए लोग होंगे, है ना। तो आप देखोगे विधायिका का काम क्या होगा? कानूनों को बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो कानूनों को लागू करवाता है, जो कानूनों को लागू करवाता है। कानूनों को लागू कौन करवाता है? इसकी सरकार होती है। तो आप देखोगे हमारे देश में इसकी सरकार है, किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो उनका काम है कानूनों को लागू करवाना। इसके केस में आप देखोगे कानून लागू कौन करवाएगा? तो हमारे राजा 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 और उनके मंत्री, राजा और उनके जो मंत्री होंगे ये कानूनों को लागू करवाएंगे, ठीक है। ये करेंगे कार्यपालिका का काम। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका का काम होता है न्याय देने का। अगर उन कानूनों को कोई नहीं मानता तो उसको न्याय कौन देगा? हमारी न्यायपालिका। जैसे आप देखोगे हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें जज साहब बैठते हैं, है ना, और वकील होता है। तो वो सब क्या है? वो हमारी न्यायपालिका है। तो यहां पर भी आप देखोगे, यहां पर फ्रांस में भी एक न्यायपालिका बनाई जाती है। तो जो भी इन कानूनों का उल्लंघन करेगा तो न्याय देने का काम किसका होगा? न्याय देने का काम होगा हमारी न्यायपालिका का। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? फटाफट से बताइए, क्लियर हुआ ना? कांग्रेस बेटा एक दल है, कांग्रेस पार्टी का नाम है, कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, बीजेपी भी एक पार्टी का नाम है, कांग्रेस भी एक पार्टी का नाम है, आम आदमी पार्टी का नाम, आम आदमी भी एक पार्टी का नाम है। इन दलों का काम क्या होता है? चुनाव में खड़े होना और सरकार बनाना।
क्लियर हो गई ये चीजें? हाँ, तो फ्रांस में भी कुछ ऐसा किया जाता है। सबसे पहले तो 1791 में इनका संविधान बनकर तैयार हो जाता है, और अब संविधान बनकर तैयार हो गया है तो राजा को भी संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर क्या किया जाता है? सत्ता को विधायिका में बांट दिया जाता है, कार्यपालिका में बांट दिया जाता है, न्यायपालिका में। तो जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी वो एक विधायिका की तरह काम करेगी, यानी कि वो कानून बनाएगी, उस पर उसको कानूनों को लागू कौन करवाएगा? तो हमारे जो राजा साहब जो होंगे ये कानूनों को लागू करवाएंगे। और फिर न्यायपालिका का काम क्या होगा कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो यहां पर न्यायपालिका का काम होगा उनको जो है न्याय देने का। और आप देखोगे एक तरीके से फ्रांस जो एक संवैधानिक राजतंत्र बन के रह गया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। संवैधानिक राजतंत्र का आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ सर? अब हुआ ये कि अब यहां पर जो हमारी नेशनल असेंबली जो है, हमारी जो नेशनल असेंबली जो है, हमारी जो नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली जो है, ठीक है, नेशनल असेंबली जो है, अगर मैं नेशनल असेंबली की बात करूं, नेशनल असेंबली की मैं बात करूं तो इस नेशनल असेंबली में जो लोग थे इस नेशनल असेंबली में, ये चुने हुए लोग थे सर। ये कैसे लोग थे सर? ये चुने हुए थे, चुने हुए थे। मतलब सर, मतलब ये कि इनको जो है वोट देके चुना जाएगा सर, इनको वोट देके चुना जाएगा। मतलब जो हमारी नेशनल असेंबली बनी थी, अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी आ जाएगा, इनको जो है चुना जाएगा। अब देखो, अब यहां पे कहानी सुनो, अब यहां पे कहानी सुनो। लेकिन यहां पे एक समस्या थी बेटा। समस्या क्या थी कि आज के टाइम पर क्या देखते हो आप? आज के टाइम पर किसी भी व्यक्ति की उम्र अगर 18 या 18 साल से प्लस है तो वोट दे सकता है। आज के टाइम पर तो यही है, 18 या 18 साल से प्लस। ठीक है सर, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। यहां पर जो वोट देने का अधिकार था, यहां पर जो नेशनल असेंबली को चुनने का अधिकार था, जो हमारी नेशनल असेंबली जो थी ना, उसको चुनने का अधिकार जो था, ये सिर्फ उन लोगों को था जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कर देते हैं, जो टैक्स देते हैं। इन सभी को जो है सिर्फ वोट डालने का अधिकार था, और किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अब दिक्कत पता है क्या थी? दिक्कत यह थी कि सिर्फ ऐसे जो लोग थे वो सिर्फ 10% थे। बाकी की जो 90% जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इनको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था। कहने को तो आप बोल सकते हो कि एक तरह का लोकतांत्रिक सिस्टम आ गया है, लेकिन असल में लोकतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा 90% जो जनता है वो तो इस नेशनल असेंबली को चुन ही नहीं सकती सर, नहीं चुन सकती। क्यों नहीं चुन सकती? क्योंकि ये जो नेशनल असेंबली जो है, इसको सिर्फ वही लोग चुन सकते हैं जो क्या है, जो सक्रिय नागरिक हैं सर। सक्रिय नागरिक कौन होते हैं सर? सक्रिय नागरिक कौन होते हैं? सक्रिय नागरिक वो नागरिक होते हैं जो साक्षर होते हैं। साक्षर मतलब पढ़े लिखे। लिख लो यहां पे, जो पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं सर। सक्रिय नागरिक कौन होते हैं? जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको हम साक्षर बोलते हैं। और जिनको जो है कानून के बारे में पता होता है, ऐसे लोगों को सक्रिय नागरिक बोला गया। दिक्कत क्या थी? सिर्फ इन्हीं को जो है वोट डालने का अधिकार था। सक्रिय नागरिक कितने थे फ्रांस में? सिर्फ आप बोल सकते हो 10% होंगे, 10% या उससे भी कम थे शायद। इतने ही परसेंट जो लोग थे वो, और बाकी की 90% जो लोग हैं क्या है, वो अनपढ़ हैं, साक्षर नहीं है, साक्षरता बिल्कुल नहीं है, वो नहीं है पढ़े लिखे, वो किसान है, और ना वो कर देते हैं। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये जो नेशनल असेंबली है चुनकर आ रही है, लेकिन चुनकर आ तो रही है, लेकिन कितने परसेंट जो लोग हैं वोट दे रहे हैं? सिर्फ उस तीसरे वर्ग का छोटा सा तबका जो है, जो कि पढ़ा लिखा वर्ग है, जो कि मध्यम वर्ग है, सिर्फ वही जो है इनको चुन सकता है। बाकी के सब जो है इस क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि सब जो है कैसे नागरिक हैं? सब जो है निष्क्रिय नागरिक हैं, सब जो है अनपढ़ लोग हैं। और याद रखना, महिलाएं भी इसमें शामिल थी। महिलाएं जो हैं ये भी किसमें शामिल थी? ये भी निष्क्रिय नागरिकों में शामिल थी। मतलब इनको भी कोई वोटिंग अधिकार, मत डालने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो कोई अधिकार मिले ही नहीं। इसमें कौन आते थे? निष्क्रिय नागरिकों की अगर हम बात करें तो महिलाएं आती थी, है ना। इसमें बच्चे आते थे। और याद रखो, जिनकी उम्र 25 वर्ष, जिनकी उम्र 25 वर्ष या उससे कम है ना, 25 वर्ष से कम उम्र है जो, उनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। मतलब क्या है? अगर मतलब तुम्हें वोट डालना है, तुम्हें अगर नेशनल असेंबली को चुनना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हां, सबसे पहले तुम साक्षर होने चाहिए। साक्षर, एक काम करता हूं, पढ़ा लिखा लिख देता हूं, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना। और क्या होना चाहिए? और तुम्हें जो है कानून की जानकारी हो, कानून की जानकारी हो। ठीक है सर। और क्या होने चाहिए? 25 वर्ष या इससे ऊपर उम्र होनी चाहिए तुम्हारी। प्लस तुम कर भी देते हो, मतलब तुम सरकार को कर देते हो, टैक्स देते हो। अगर ये चार चीजें आप बोल सकते हो। थोड़ा सा एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते। अगर ये जो है आप बोल सकते हो कि हमारी जो चार चीजें हो रही हैं, चार जरूरतें पूरी हो रही हैं, ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो चार जरूरतें अगर पूरी हो रही हैं, तो ये जो लोग हैं ये किस में आएंगे सर? ये जो लोग हैं ये आएंगे आपके
क्या आएंगे, किसमें आएंगे सर? ये जो लोग हैं वो आएंगे आपके सक्रिय नागरिक में, सक्रिय नागरिक में, नागरिक है ना, सक्रिय नागरिक में ये लोग आएंगे। समझ में आया? इनको क्या बोला गया? इनको सक्रिय नागरिक बोला गया। ये क्या है भाई? ये पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा वर्ग है, ये पढ़ा लिखा है सर, पढ़ा लिखा है सर, कानून की जानकारी है इनको, ये 25 वर्ष से ऊपर के हैं और ये कर देते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला गया? सक्रिय नागरिक बोला गया। तो समझ में आ गया? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। तो देखो यहां पे सिंपल सी बात है, यहां पे वही लिखा हुआ है। अच्छा, कर की हम बात करें तो कर कितना देता हो कोई इंसान? तो आप देखोगे जो लोग कम से कम 3 दिन का वेतन टैक्स के रूप में अदा करते थे, उन्हीं को जो है वोट डालने का अधिकार था। तो आप देखोगे जो 3 दिन का वेतन टैक्स के रूप में दे रहे हैं, तो आप देखोगे ना कर कौन, कर की अगर हम बात करें तो जो अपना 3 दिन का वेतन है, 3 दिन का जो वेतन है, मतलब आपकी महीने की आपकी बोल सकते हो कि 30,000 रुपए की सैलरी है आपकी, 30,000 रुपए की आपकी महीने की सैलरी है, तो 3 दिन का कितना हुआ? 3,000 रुपए, 3,000 रुपए 3 दिन का हुआ। तो 3,000 रुपए तुम सरकार को अगर देते हो, अपने पूरे महीने की 3 दिन की जो सैलरी है वो अगर तुम सरकार को दे रहे हो टैक्स के रूप में, कर के रूप में, तो ही तुम वोट डाल सकते हो। तो टैक्स तो तुम दे रहे हो, टैक्स तो हर कोई देता था, टैक्स तो किसान भी देते थे, लेकिन अगर तुम अपने सैलरी का, अपने वेतन का 3 दिन का, 3 दिन का जो वेतन है, 3 दिन का जो वेतन है, अगर वो सरकार को तुम दे रहे हो, तो ही तुम वो जो है क्या कर सकते हो, तो ही तुम जो वोट डाल सकते हो। तो ये था हमारा सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कौन है? मेरे साथ बोलो। सक्रिय नागरिक वो नागरिक है जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कानून की जानकारी है, जो 25 वर्ष से ऊपर के हैं, और आप बोल सकते हो जो कर देते हैं सरकार को अपने वेतन का, अपने जो वेतन है, अपना जो पूरा जो वेतन है उसका 3 दिन का जो वेतन है वो सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। समझ में आया? हाँ ना? फटाफट से बताओ। तो ऐसे नागरिकों को जो है सक्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया। सिर्फ इन्हीं को जो है नेशनल असेंबली को चुनने का अधिकार था, इन्हीं को जो है नेशनल असेंबली को चुनने का अधिकार था। बाकी के जो लोग हैं उनको चुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन दिक्कत क्या थी? ये जो लोग हैं सिर्फ कितने परसेंट थे? ये सिर्फ 10% ही थे, या फिर उससे भी कम थे, उससे भी कम थे। इनका प्रतिशत बहुत कम था। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरीके का ये दिखावटी लोकतंत्र था ये। क्यों? क्योंकि भैया आप देखोगे 90% तो अछूते रह गए बेचारे, 90% को तो कोई अधिकार ही नहीं दिए तुमने मत डालने के। आज के टाइम पर क्या होता है? आज के टाइम पर सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है कि तुम 18 या 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, तो तुम वोट डाल सकते हो अपने नेता को। हमारी सरकार ये थोड़ा ना बोलती है कि तुम्हें 25 वर्ष से ऊपर का होना जरूरी है, तुम पढ़े लिखे भी होने चाहिए, तुम टैक्स भी देते हो सरकार को, तो ही वोट डाल सकते हो। ऐसा होता है? नहीं होता ना। लेकिन इन लोगों ने बहुत सारी दूसरी भी कंडीशंस लगा दी थी। तो यह दिक्कत थी, सक्रिय नागरिक ही सिर्फ जो है वोट दे सकते थे। क्लियर हुआ? चलिए, और ऐसे ही लोगों को क्या था? ऐसे ही लोगों को जो है सिर्फ मत डालने का अधिकार था। अच्छा, याद रखना इन अधिकारों में महिलाएं वंचित थी। महिलाओं को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया, महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? हाँ। अब एक चीज याद रखो। अब ऐसे लोगों को क्या बोला गया? अब ऐसे लोगों को जो आप बोल सकते हो निष्क्रिय बोला गया, निष्क्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक। अच्छा सर, निष्क्रिय नागरिक कौन थे सर? सर निष्क्रिय नागरिक कौन थे सर? निष्क्रिय नागरिक में कौन कौन आता था? तो आप देखोगे इसमें कौन कौन आता था, लिख लो। इसमें कौन कौन आता था, लिख लो, ध्यान से लिख लो, फटाफट से लिख लो। इसमें कौन कौन आता था? मेरी, इसमें कौन आता था? देखो ध्यान से, फटाफट से देखो, इसमें कौन कौन आता था? तो भाई महिलाएं, महिलाएं, ठीक है सर, महिलाएं आती थी इसमें। महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक में रखा, महिलाओं को कोई भी वोटिंग अधिकार नहीं था। ठीक है सर। बच्चे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चे लिख लो, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी व्यक्ति 25 वर्ष से कम का है इनको, और जो अनपढ़ है या फिर पढ़ा लिखा नहीं है, लिख लो, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं है, ठीक है, इनको, प्लस जो कर नहीं देता, जो कर नहीं देता, जो कर अदा नहीं करता, इनको क्या बोला गया? इनको निष्क्रिय नागरिक बोला गया। और इनको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था सर। इनको जो है आप बोल सकते हो वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इनको वोट डालने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई? जल्दी से बताओ। ये अच्छे से समझ गए आपको किनको वोट डालने का अधिकार है और किनको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं है? ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई? सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, इसकी परिभाषा भी आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए क्या मतलब होता है सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कौन थे? जिनको वोट डालने का अधिकार है, जिनको वोट डालने का अधिकार है। सक्रिय नागरिक कौन है? जिनको वोट डालने का अधिकार है, जिनको वोट डालने का अधिकार है।
अधिकार। ठीक है, और ये कौन है जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं है? वोट डालने का अधिकार इनके पास नहीं है। ठीक है, तो ये आपके बढ़िया से नोट्स बन रहे हैं भाई, और कोई मुझे नहीं लग रहा होगा मैं इतना बेसिक पढ़ा रहा हूं तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में ना आ रहा हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, तो मैंने हमारी कहानी अब तक कहां पहुंची है? हमारी कहानी अब तक ये पहुंची है कि 1791 में हमारा जो संविधान है, फ्रांस का जो संविधान है, बनके तैयार हो जाता है। अब फ्रांस का संविधान जब बनके तैयार होता है तो आप देखोगे इसमें काफी सारे बदलाव किए जाते हैं। आप देखोगे जितने भी विशेष अधिकार जो होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है, जो कि प्रथम द्वितीय वर्ग को दिए जाते थे, है ना। सामंतवादी जो प्रणाली थी उसको बंद कर दिया जाता है ना। अब आप देखोगे कि यहां पर नागरिकों को बहुत सारे अधिकार भी दिए जाते हैं। ठीक है सर, लेकिन यहां पे एक चीज दिक्कत थी सर। दिक्कत क्या थी कि भाई नेशनल असेंबली जो है, जो कि विधायिका का काम करेगी, जो कि कानून बनाएगी, है ना, उसकी अगर हम बात करें तो वो चुनी जाएगी। अच्छी बात है सर, चुनी जाएगी मतलब जनता चुनेगी तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि सबको चुनने का अधिकार नहीं था। सिर्फ जो सक्रिय नागरिक जो है इनको ही चुनने का अधिकार था। और सिर्फ इसमें कितने लोग आते थे? सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 10% लोग आते होंगे। बाकी की जो 90% आबादी है, ये इनके पास कोई भी अधिकार नहीं था। इसमें कौन कौन आ रहा है? इसमें महिलाएं आ रही हैं, है ना। इसमें जो किसान है, किसान, है ना, भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन मजदूर, है ना, गरीब लोग, कारीगर, 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 ये सारे के सारे जो लोग हैं ये किस में आ रहे हैं सर? ये हमारे निष्क्रिय नागरिक में आ रहे हैं, और इनके पास कोई भी वोटिंग अधिकार नहीं है। याद रखना, अधिकारों का मतलब क्या है? मैं मत की बात कर रहा हूं, वोट डालने की बात कर रहा हूं। वैसे इनको भी अधिकार दिए जाएंगे, इनको भी स्वतंत्रता का, समानता का, कानून के समक्ष समानता का, सारे अधिकार दिए जाएंगे इनको भी। लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है सर? मैं वोट डालने की बात कर रहा हूं। अपने नेशनल असेंबली जो है, हमारी राष्ट्रीय असेंबली जो है, उसको चुनने की बात जब आती है तो सिर्फ और सिर्फ यही लोग जो है वोट डाल सकते हैं, ये लोग जो है वोट नहीं डाल सकते। सिंपल सी बात है, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप पढ़ लेना थोड़ा सा। ये ऑलरेडी मैंने इन दोनों में बता रखा है, पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाएं और 25 वर्ष के कम उम्र के लोग जो थे, इनको कोई भी मताधिकार प्राप्त नहीं हुए। सोच के देखो, करीबन 30 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो उसमें आ रहे हैं, जिनमें कौन कौन है? जिनमें महिलाएं भी हैं, ऐसे जो लोग हैं जो 25 वर्ष से कम उम्र के हैं, बच्चे भी आ रहे हैं इसमें। और इनकी अगर मैं बात करूं तो इनके पास कोई भी मताधिकार नहीं है। याद रखना, मताधिकार मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिकार नहीं है इनके पास। अधिकार तो है इनके पास, अधिकार इनको दिए जाएंगे, संविधान में इनके भी अधिकार लिखे हुए हैं, लेकिन मताधिकार नहीं है इनके पास। वोट डालने का अधिकार इनके पास नहीं है। क्लियर? ठीक है। और इन्हीं लोगों को क्या बोला गया? इन्हीं लोगों को निष्क्रिय नागरिक बोला गया। निष्क्रिय नागरिक कौन थे? बताओ फटाफट। निष्क्रिय नागरिक वो नागरिक थे जो अनपढ़ थे, जिनको कानून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, और इसमें महिलाएं भी आया करती थी। तो ऐसे नागरिकों को हमने क्या बोल दिया? हमने जो है निष्क्रिय नागरिक बोल दिया। समझ में आया? तो निष्क्रिय और सक्रिय नागरिक आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। निष्क्रिय मतलब जो किसी काम का नहीं है, मतलब निष्क्रिय मतलब जिसके पास, निष्क्रिय का यहां पे सिंपल सा मतलब है जो नागरिक पढ़ा लिखा नहीं है। जो नागरिक पढ़ा लिखा नहीं है और जिसको कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है, उसको हमने निष्क्रिय नागरिक बोल दिया। जो पढ़ा लिखा है, जिसको कानूनों के बारे में जानकारी है, उसको हमने सक्रिय नागरिक बोल दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, आगे हम बात करें। अब होता क्या था? अब यहां पे मेंस पता है सिस्टम क्या होगा? अब आपके मन में कंफ्यूजन आएगा, सर चुनाव कैसे होते थे, है ना। चलो ठीक है, आपने तो बता दिया कि चलो ठीक है, सक्रिय नागरिक जो होते हैं वो जो हमारी राष्ट्रीय असेंबली जो है उसको चुनेंगे। तो होता क्या था? प्रोसेस क्या था? मतलब कैसे चुनते थे? तो यहां पे सिंपल सा बोला गया है कि जो हमारे सक्रिय नागरिक जो है वो क्या करते थे? वो अलग अलग जो निर्वाचक हैं उनका चुनाव करते थे। मतलब जो उनके इलाके में, बहुत बड़ा फ्रांस है तो उनके अलग अलग, आप बोल सकते हो अलग अलग एरिया की हम बात करें, अलग अलग क्षेत्र की हम बात करें तो अलग अलग निर्वाचक क्षेत्र होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। जैसे हम बात करें निर्वाचक क्षेत्र क्या होते हैं हमारे, जैसे मान के चलो पूरा फ्रांस है ना। जैसे मान के चलो ये पूरा फ्रांस है ना, ये हमारा पूरा फ्रांस है। ठीक है, अब पूरा फ्रांस जो है वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है ना। अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है, अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है, नहीं बटा हुआ? बिल्कुल बटा हुआ है सर, है ना। तो जितने भी सक्रिय नागरिक हैं वो इन सब में रह रहे हैं। इनको हमने क्या बोल दिया? इनको हमने बोल दिया निर्वाचक क्षेत्र, है ना। इनको हमने क्या बोल दिया? इनको हमने निर्वाचक क्षेत्र बोल दिया। अब इन क्षेत्रों से क्या होगा? इन क्षेत्रों से ही जो लोग हैं वो चुनकर आएंगे, है ना। इस क्षेत्र की जनता जो होगी वो अपने नेता को वोट देगी। इस क्षेत्र की जनता जो होगी अपने नेता को वोट देगी। इस क्षेत्र की जनता जो होगी वो अपने नेता को वोट देगी। तो ये अलग अलग हमने निर्वाचक क्षेत्रों में बांट दिया। ठीक है ना। तो इन्होंने यही बोला है कि भाई सक्रिय नागरिक जो होते थे क्या करते थे? वो अपने निर्वाचकों का चुनाव करते थे, जो भी उनके क्षेत्र में चुनकर आ रहा है ना। जो भी इनके क्षेत्र में जो व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है चुनाव में, उनको जो है चुनता था, है ना। उनके जो उनका चुनाव कौन करता था? हमारे सक्रिय नागरिक करते थे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब होता क्या था? अब ये जो निर्वाचक है जिनको सक्रिय नागरिकों ने चुना है,
अब ये नेशनल असेंबली में नहीं जाएंगे। नेशनल असेंबली में कौन जाएगा? तो ये चुने हुए जो निर्वाचक हैं वो क्या करेंगे? वो अपने जैसे निर्वाचकों में से, है ना, नेशनल असेंबली और न्यायपालिका का चुनाव करेंगे। समझे? समझे बच्चों समझे क्या हो रहा है? सुनो यहां पे, सुनो क्या हो रहा है यहां पे, कि जो अलग अलग हमारे निर्वाचक क्षेत्र जो है वो अपने अपने निर्वाचकों का चुनाव करेंगे। जैसा मान के चलो किसी फलाना कोई क्षेत्र है, ए नाम है उसका, तो उसमें से मैं चुनकर आ गया, मुझे वोट देकर मुझे सक्रिय नागरिकों ने वोट दिया, मैं आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है सर, बहुत सारे लोग आएंगे। अब ये जो निर्वाचक चुनकर आए हैं ना, इन्हीं निर्वाचकों में कुछ जो लोग हैं वो चुनकर किसमें आएंगे? वही जो लोग हैं, आप बोल सकते हो सारे के सारे निर्वाचक जो है ना वो चुनकर नहीं जाएंगे नेशनल असेंबली में। इन्हीं निर्वाचकों में ये जो चुनकर आए हैं अलग अलग निर्वाचक क्षेत्रों से, इन्हीं में से कुछ जो निर्वाचक होंगे वो किसका हिस्सा बनेंगे? वो नेशनल असेंबली का जो है हिस्सा बनेंगे। और इन्हीं में से आप देखोगे कुछ जो कहां जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे न्यायपालिका में, है ना। इनका काम क्या होगा? न्याय देने का। और इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा विधायिका का। इनका काम क्या होगा सर? इनका काम होगा विधायिका का। मतलब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कानून बनाएंगे सर, कानून बनाएंगे। और फिर आपके मन में सवाल आएगा, आपके मन में एक सवाल आएगा सर, क्या आएगा सर? कि सर एक बात बताओ, फिर कार्यपालिका का काम कौन करेगा? कार्यपालिका का काम करेंगे हमारे राजा साहब। राजा को हटाया नहीं, याद रखो, अभी संवैधानिक राजतंत्र बना है, राजा को अभी हटाया नहीं है। तो सिंपल सी बात यहां पर जो बोली गई है। अब होगा क्या? होगा ये कुछ नहीं होगा, ये निर्वाचक जो है चुनकर आएंगे। इन निर्वाचकों में से ही कुछ जो लोग हैं वो किस में जाएंगे? नेशनल असेंबली में जाएंगे। और कुछ जो लोग हैं वो न्यायपालिका में जाएंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा याद रखना, राजा और मंत्री जो होगा वो क्या करेगा? वो इस नेशनल असेंबली का नियंत्रण करेगा। मतलब इस नेशनल असेंबली को कंट्रोल कौन करेगा? राजा करेगा। राजा अभी हटाया नहीं गया राजा को, याद रखना, अभी राजा को हटाया नहीं, राजा जैसा का तैसा ही है। तो आप बोल सकते हो कि हमारे कानून को बनाने का, कानून को लागू करवाने का, या फिर कार्यपालिका जो है उसका काम कौन करेगा? हमारे राजा साहब करेंगे। राजा और उनके कुछ मंत्री होंगे। और ये जो मंत्री जो होगा, ये जो मंत्री जो होगा, मंत्री चुनने का अधिकार किसको होगा? राजा को होगा। मतलब राजा के जो मंत्री हैं, अब होता है ना जैसे हमारी कैबिनेट में कौन है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में आप बोल सकते हो कि बहुत सारे इनके अलग अलग कैबिनेट के मंत्री होते हैं। जैसे आप देखोगे ना, जैसे नरेंद्र मोदी के साथ, है ना, आप बोल सकते हो कि हमारे जो मोटा भाई हैं, ठीक है, हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं। तो आप बोल सकते हो कोई एक मंत्री जो एक बहुत बड़ा राजा जो होता है, जैसे हमारे देश का राजा कौन है? जैसे देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, हमारे देश का राजा जो है प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी है। अब नरेंद्र मोदी अकेले थोड़ी ना है, अब अलग अलग क्या होते हैं? अलग अलग क्षेत्र होते हैं, है ना। शिक्षा का क्षेत्र अलग होता है, विदेश मंत्रालय अलग होता है, गृह मंत्रालय अलग होता है। तो आपको क्या चाहिए होंगे? आपको अपने अपने अंडर में मंत्री चाहिए होंगे ना, जो आपके लिए काम करेंगे। जैसा आप देखोगे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, इनके भी अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आप देखोगे राजा के अंडर में भी बहुत सारे मंत्री होंगे। और इन मंत्रियों को चुनने का अधिकार किसका होगा? राजा का होगा। राजा अपने हिसाब से अपने मंत्रियों को चुनेगा। अच्छा, राजा और ये मंत्री जो होंगे किस तरह से काम कर रहे हैं? तो ये एक तरीके से कार्यपालिका की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, विधायिका का काम कौन कर रहा है? तो हमारी नेशनल असेंबली जो है, जो कि सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई है। ठीक है सर, इन्हीं में से आप देखोगे न्यायपालिका और हमारे विधायिका का चुनाव होगा। ठीक है सर। अच्छा, कार्यपालिका का चुनाव कौन करेगा? कानूनों को लागू करवाने का हक किसका है अभी भी? तो अभी भी राजा और उसके जो मंत्री हैं वो क्या करेंगे? वो एक तरीके से कानूनों को लागू करवाएंगे, यानी कि एक तरीके से कार्यपालिका का काम करेंगे। तो ये ऐसा कुछ सिस्टम जो है फ्रांस में फाइनली निकल के आता है। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, है ना। और याद रखना, राजा के पास जो है, राजा को मंत्रियों को चुनने का अधिकार किसके पास था? राजा के पास था। और याद रखना, राजा के पास एक और अधिकार था, वो था वीटो पावर। अच्छा, वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर का मैं बताता हूं आपको। आपने सुना होगा कि चाइना हमेशा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है। अच्छा, वीटो पावर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वीटो पावर? वीटो का मतलब होता है कि मान के चलो 5 लोग हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। 5 लोग हो, तुम 5 लोग हो, है ना। 5 जो लोग हो तुम, और तुम पांचों के पांचों मॉनिटर हो। मान के चलो तुम पांचों के पांचों अपने क्लास के मॉनिटर हो। ठीक है सर। अब कोई भी निर्णय लिया जाना है, मान के चलो एक पीरियड जो है खाली है ना, आने वाले क्लास का जो तीसरा पीरियड है और जो चौथा पीरियड है वो खाली है, मतलब कोई टीचर आ नहीं रहा। अब तुम जो 5 मॉनिटर हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम तीसरे और चौथे पीरियड में इन बच्चों को, तुम्हारी क्लास के जो तुम्हारे साथ के ही बच्चे हैं, उनको ग्राउंड में खिलाने ले जाओगे नहीं ले जाओगे? ठीक है। अब हुआ क्या, पहले ने बोला कि ले जाएंगे, दूसरे ने बोला ले जाएंगे, तीसरे मॉनिटर ने बोला ले जाएंगे, चौथे मॉनिटर ने बोला चलो ले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, 2 पीरियड खा लिए तो ले जाते हैं। लेकिन अगर पांचवें वाले ने बोल दिया कि नहीं ले जाएंगे, तो अगर इन पांचों में से एक के भी पास वीटो पावर है, और जिसके पास वीटो पावर है उसने अगर बोल दिया कि भैया नहीं जाएंगे, तो इन चारों की बात नहीं मानी जाएगी।
है ना। इन चारों की बात नहीं मानी जाएगी। जब तक पांचों के पांचों हां नहीं बोल देते तब तक तुम उस पीरियड में, जो पीरियड खाली है, उसमें खेलने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पांचवा जो बंदा है उसने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया। कहने का मतलब क्या है कि राजा के पास अगर वीटो पावर है तो कोई भी कानून वगैरह पास हो गया है तो राजा को पूरा हक है कि अगर उसको ठीक नहीं लगा तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसको हटा सकता है। ये मैटर नहीं करता कि उसके मंत्री क्या बोल रहे हैं, है ना, उसके मंत्री जो है क्या बोल रहे हैं और बाकी के जो लोग हैं क्या बोल रहे हैं। अगर राजा को सही नहीं लगा तो राजा अपनी वीटो की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इसको हम बोलते हैं वीटो पावर, है ना। यानी कि अगर 5 में से अगर एक भी मॉनिटर ने बोल दिया कि नहीं खेलने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी के 4 क्या बोल रहे हैं, वो फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उसने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया तो आप देखोगे कि तुम लोग गेम पीरियड में खेलने नहीं जाओगे। तीसरा और चौथे पीरियड में भी तुम्हें मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसको हम बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, अब यहां पे एक चीज और है कि भाई जो व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति अच्छा खासा करदाता था, करदाता मतलब अच्छा खासा जो सरकार को टैक्स दे रहा है, तो वही जो व्यक्ति है वो क्या करता था, वही व्यक्ति जो है निर्वाचक और नेशनल असेंबली का सदस्य बन सकता था। समझ में आया? यानी क्या हुआ, यानी कि देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि भाई ये जो हमारे निर्वाचक हैं इनका चुनाव कौन कर रहा है, सक्रिय नागरिक कर रहे हैं। और ये जो निर्वाचक चुनकर जो आते हैं अलग अलग क्षेत्र से, तो इनमें से हर कोई जो है असेंबली में नहीं जाता। इनमें से भी कुछ लोगों का चुनाव होता है। किन लोगों का चुनाव होता है? कि जो लोग अच्छे खासे टैक्स देते हैं और जो लोग आप बोल सकते हो, है ना, जिनकी समाज में थोड़ी सी पहचान है या फिर जो पढ़े लिखे हैं और जो अच्छा खासा कर देते हैं, कर मतलब टैक्स देते हैं सरकार को, वही सिर्फ जो लोग हैं वो नेशनल असेंबली का हिस्सा बन सकते हैं। समझ में आया? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और इसके अलावा आप देखोगे जीवन के अधिकार, अव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, समानता का अधिकार आदि को जो है नरसैंगिक, है ना, नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार बना दिया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सर। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ इसका मतलब यह है, सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ, आप देखते हो हमारे संविधान में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। आपने देखा होगा हमारे संविधान में आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, अब व्यक्ति की आजादी। ये सारे अधिकार जो हैं वो आपके संविधान में दे रखे हैं। और इन अधिकारों का मतलब क्या है? इन अधिकारों का मतलब है कि ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। पहली चीज क्या है कि ये अहरणीय है। मतलब आपसे इन अधिकारों को, जब आप पैदा हुए, जैसे ही आप पैदा हुए तो आप इन अधिकारों के साथ में पैदा होते हो। अगर आप भारत देश के नागरिक हो और जैसे ही आप पैदा हुए तो ये अधिकार आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। मतलब अहरणीय है, ये कोई नहीं छीन सकता आपसे। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ ना, फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ? और दूसरा क्या बोला जा रहा है? नैसैंगिक। अच्छा, ये क्या होता है? नैसैंगिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई वो अधिकार जो है वो आपके साथ रहेंगे ही नहीं, कोई उन अधिकारों को आपसे अलग नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। तो ये अधिकार जो है यहां पर दिए जाते हैं सभी नागरिक को। अब ऐसा नहीं है कि इसमें भी सक्रिय और निष्क्रिय था, ना ना ना, ये सारे ही नागरिक, फ्रांस के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसान हो, भूमिहीन मजदूर हो, इन सबको जो है ये सारे अधिकार दिए जाते हैं। इन अधिकारों में क्या क्या शामिल था? तो इन अधिकारों में आप देखोगे हमारा जीवन का अधिकार, अव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है सर? अव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि सबको जो है अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। सबको जो अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। मतलब मेरे मन में अगर कुछ आ रहा है तो मेरे पास खुलकर उस चीज को बोलने की आजादी है, तो उसको हम बोलते हैं अव्यक्ति की स्वतंत्रता। अपने आप को थोड़ा सा अव्यक्त करने की आजादी है मेरे पास, ठीक है सर, है ना। समानता का अधिकार कि भैया कानून के समक्ष सब क्या होंगे? कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। तो ये सारे जो अधिकार हैं वो हमारे फ्रांस के संविधान में डाले जाते हैं। और ये अधिकार कैसे थे? अधिकार थे तो अधिकार जो थे नरसैंगिक थे और आप बोल सकते हो अहरणीय थे। इनको कोई नहीं ले सकता, कोई आपसे जो है छीन नहीं सकता। ये आप जब जैसे ही पैदा हुए आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे, चाहे फ्रांस का कोई भी नागरिक हो, उनको ये सारे अधिकार जो है दिए जाएंगे, ठीक है ना। और याद रखना कि भाई इन अधिकारों की रक्षा करना किसका दायित्व था भाई? तो राज्य का दायित्व था। मतलब आप बोल सकते हो कि जो सरकार है उसका दायित्व होगा। मतलब ये अधिकार दिए गए हैं संविधान में, इनकी रक्षा कौन करेगा? तो हमारे देश में हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान करता है, सरकार करती है ना। तो आप बोल सकते हो कि हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? फ्रांस में ये जो अधिकार दिए गए हैं इनकी रक्षा कौन करेगा? तो राज्य इनकी रक्षा करेगा। राज्य मतलब सरकार जो है वो इन सारे आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। क्यों? क्योंकि इन अधिकारों को आपसे कोई छीन नहीं सकता, है ना। क्या है ये? नरसैंगिक है और अहरणीय अधिकार है आपके, कोई आपसे छीन नहीं सकता अधिकार। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलिए अच्छा, अब एक नया आपका एक टॉपिक है पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ये क्या है सर? पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या है? अब सुनो, यहां पे हुआ क्या, ये घोषणा पत्र क्या है? घोषणा पत्र में होता क्या है सर? घोषणा पत्र में किसी चीज की घोषणा की जा रही है कि भाई जितने भी आपके अधिकार हैं, इन अधिकारों की घोषणा की जा रही है। जैसा आप देख सकते हो ना, आपके एनसीईआरटी में भी ये पूरा एक घोषणा पत्र दे रखा है सर। इनमें क्या लिखा हुआ है? इनमें जो भी हमारे फ्रांस के नागरिक हैं, उनके अधिकारों के बारे में जो है इनमें दे रखा है।
उनके अधिकारों के बारे में भैया दे रखा है इसमें, समझ रहे हो, ये सारे अधिकार हैं, ठीक है सर। इन अधिकारों के बारे में जहां लिखा हुआ है उसको हमने बोल दिया घोषणा पत्र। क्लियर हुआ। चलिए अब हुआ क्या, अब एक दिक्कत थी बेटा। दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि भैया फ्रांस में जो 90% जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं कैसे थे फ्रांस में? 90% से ज्यादा आप बोल सकते, 90 मान के नहीं चलो, आप बोल सकते हो 80 से 90%, 80 से 90% जो लोग थे ये कैसे थे? आप बोल सकते हो ये पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ बोल दो, अनपढ़ थे, अनपढ़ थे सर। ये क्या थे सर? अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अब दिक्कत क्या थी, ये जो अनपढ़ लोग होते हैं इनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ऑब्वियसली बात है, अब ये अनपढ़ है तो पढ़ नहीं सकते। अनपढ़ मतलब जो पढ़ नहीं सकता, ना पढ़ नहीं सकता, जो ना लिख सकता है उसको हम अनपढ़ बोल देते हैं, जो लिख पढ़ नहीं सकता। अब उनको इन अधिकारों के बारे में कैसे पता लगाया जाए? उनको कैसे बताया जाए कि आपके पास भी अधिकार हैं? क्योंकि इसमें थोड़ा ना था कि भाई तुम्हें सक्रिय नागरिक होना जरूरी है, वो तो मताधिकार के केस में था। इसके केस में आप देखोगे अधिकार तो सबको मिल रहे हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, सबको ही अधिकार मिल रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी कि फ्रांस में जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या है? वो अनपढ़ है। उनको कैसे बताया जाए कि आपके पास अधिकार है? तो आप देखोगे हमने क्या किया, हमने अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल किया ताकि उनके अधिकारों के बारे में जो बताया जाए, ताकि उनके अधिकारों के बारे में उनको पता चल सके। तो आप बोल सकते हो कि ये जो घोषणा पत्र था इसमें इनके अधिकारों के बारे में लिखा गया। फिर आप देखोगे इन अधिकारों को अनपढ़ लोगों को, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनको समझाने के लिए आप देखोगे हमने अलग अलग प्रतीकों का जो है सहारा लिया, ताकि वो प्रतीकों को देख के उनको समझ में आ जाए कि ये जो प्रतीक है ये इनके अधिकारों का है ना, ये जो कोई भी हमारा अधिकार है ये प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है। ये कोई भी प्रतीक जो है, जैसे मान चलो, देखो ध्यान से देखो, ये जो टूटी हुई बेड़ियां जो है, अब कोई आप सोच के देखो, कोई अनपढ़ इंसान जो है वो नहीं पढ़ सकता, लेकिन टूटी हुई बेड़ियां देख के उसको क्या समझ में आएगा? टूटी हुई बेड़ियां एक चीज का प्रतीक है। क्या, किस चीज का प्रतीक है? कि भैया उनको जो है आजादी मिल चुकी है। अब तक जो दास की तरह जीवन जी रहे थे, अब तक जो गरीब किसान या फिर भूमि मजदूर एक तरीके से दास वाली जिंदगी जी रहे थे, दास की जंजीरों में जकड़े हुए थे, तो अब जो है वो उससे मुक्त हो चुके हैं। तो टूटी हुई बेड़ियां क्या है? मुक्ति का एक प्रतीक है। तो इन्होंने क्या किया, आप ये पढ़ तो सकते नहीं है, तो इन्होंने अलग अलग प्रतीकों का जो है सहारा लिया। समझ में? अलग अलग प्रतीकों का जो है इन्होंने सहारा लिया। जैसे कि हम बात करें छड़ों का जो है बच्चेदार गट्ठर। अब आप देखोगे ना, ये क्या है? ये पूरा एक गट्ठर है ना, लकड़ी का गट्ठर है। देखो ध्यान से, तुम्हारी किताब में है ये गट्ठर है। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि भैया अकेले रहोगे तो टूट जाओगे, इसलिए क्या करना है? हमें एकता में रहना है। क्यों? क्योंकि अकेली जो छड़ी है वो टूट जाएगी, अकेली जो लकड़ी है वो टूट जाएगी आसानी से, लेकिन जब वही जो लकड़ी है उसका गट्ठर होगा तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक साथ बनाए रखना है, एकता बनाए रखनी है। तो ये किसका प्रतीक है? तो ये जो गट्ठर वाली जो पूरी रोड आप देख रहे हो, ये एक तरीके से किसका प्रतीक है? तो एक तरीके से एकता का प्रतीक है सर। किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है। तो ऐसे अलग अलग चिन्ह दे रखे हैं, अलग अलग प्रतीक दे रखे हैं, जो कि अनपढ़ लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको समझाया जा रहा है। जैसे हम बात करें त्रिभुज के अंदर जो है एक रोशनी बिखेरने वाली आंख, क्या देख रहे हो आप? एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के अंदर एक आंख बनी हुई है और एक रोशनी, आपको रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है ना? आपकी किताब में भी दे रखा है। ये क्या दिखा रहा है सर? ये ज्ञान का प्रतीक दिखा रहा है। किसका प्रतीक है सर? ये ज्ञान का प्रतीक है। ये सूरज की किरणें हैं, ये किसका प्रतीक है सर? ये हमारा ज्ञान का प्रतीक है। ये बता रहा है ज्ञान के बारे में, है ना? और अज्ञान रूपी अंधेरा जो अब मिट चुका है। तो ऐसे आप देखोगे ना, ये अलग अलग प्रतीक जो है आप एक बार पढ़ लेना, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इनसे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेना बहुत जरूरी है। तो ये सारे प्रतीक है ना? राजदंड की हम बात करें तो आप देखोगे ना, ये क्या है? शाही सत्ता का प्रतीक है ना? तो ये सारी चीजें हो गई। ये अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप जो है ना, ये क्या है? ये अलग अलग चीजों के जो यहां पर प्रतीक आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, ये सारी जो प्रतीक आपकी किताब में दे रखे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना। ये तुम खुद भी पढ़ सकते हो। बस इतना समझ लो कि प्रतीकों का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, ताकि अनपढ़ से अनपढ़ इंसान जो है वो क्या कर सके, वो इन चीजों को समझ सके। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब क्या करते हैं भाई? अब क्या करते हैं सर? एक चीज कर लेते हैं सर, थोड़ा पानी पी लो, मैं पानी पी लेते हैं और थोड़ा सा अभी और पढ़ते हैं, है ना? थोड़ा सा अभी और पढ़ते हैं। चलिए, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर हुआ ना? हाँ, बहुत ही बढ़िया। देखो, अब हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम क्या है? राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अच्छा सर, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? खत्म करना, किसी चीज को खत्म कर देना, खत्म कर देना, खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया भाई? राजतंत्र को। अभी तक क्या था? अभी तक संवैधानिक राजतंत्र था। हमारी कहानी कहां तक पहुंची है? 1791 तक पहुंची है ना? अब हम 1791 से कहां पे जाएंगे? 92 तक जाएंगे। और इसी बीच आप देखोगे कि यहां पर अभी तक क्या था? अभी तक हमारा संवैधानिक राजतंत्र चल रहा है। मतलब अभी राजा बना हुआ है, राजा है, अभी राजा कहीं नहीं गया, राजा को हटाया नहीं है अभी।
राजा बना हुआ है भाई, कार्यपालिका का काम कर रहा है राजा, लेकिन राजा बहुत दिन तक रह नहीं पाएगा। यानी कि लुई 16वां जो है ये राजा तो है, लेकिन राजा बहुत दिन तक नहीं रहेगा। और आप देखोगे इसको हटा दिया जाएगा और इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मतलब बहुत ही ट्विस्ट आने वाला, मजा आएगा। अब होगा क्या, किन किन परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियां ये उत्पन्न होंगी जिनसे जो है राजा को हटा दिया जाएगा। राजा को क्यों हटाना पड़ा, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे आपके मन में। राजा को क्यों हटाना पड़ा सर, और राजा क्यों हट रहा है सर, अभी तक क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया लुई 16वें ने कि उसको हटा दिया, उसको मार डाला, उसको प्रॉपर तरीके से उसको गुलेटिन कर दिया जाता है भाई, सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। ऐसा क्या करा उसने, लुई 16वें ने ऐसा क्या कर दिया सर, है ना, जिससे कि जो है उसको राजगद्दी से हटाना पड़ा। क्लियर हुआ? तो उसकी हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे किस तरीके से राजतंत्र को खत्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो राजा है, लेकिन अब जो है राजतंत्र को खत्म किया जाएगा, अब जो है राजा को खत्म किया जाएगा। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात है, राजशाही प्रणाली को खत्म किया जाएगा। और आप देखोगे होता क्या है भाई, होता क्या है, क्रांति के फलस्वरूप हुआ क्या, क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी को से हटा दिया गया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई, खूनी संघर्ष का दौर चला फ्रांस में। जो अब देखो, ये ध्यान सुनो, फटाफट सुनो, हुआ क्या, ये थोड़ी सी बात की स्टोरी बताई जा रही है। हुआ क्या, ऐसा क्या कर दिया, यहां पे मेन जो सवाल आता है कि भाई राजा ने ऐसा क्या कर दिया, इसने किया क्या। अब इसको डर लग रहा था, इसको ऐसा लग रहा था लुई 16वें को कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, यूरोप। अब होता क्या है, देखो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब हुआ क्या कि लुई 16वां जो था बेचारा, ये मतलब इतना मतलब सीधा था, थोड़ा सा भोला भाला था, ये भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो मासूम था, तो मासूम था थोड़ा सा, है ना। अब बेचारे इसके साथ हुआ क्या कि जो बाकी के पड़ोसी राजा जो हैं वो इसके पास आते हैं, बुलाते हैं इसको, ये इधर इधर, कहते हैं तेरे राज्य में हो क्या रहा है बे, हैं, हमारे राज्य में तो जनता शांत बैठी हुई है, तूने कर क्या लिया, मतलब तू एक संविधान के अंडर में रह के काम कर रहा है, तू राजा है, राजा, तूने बेइज्जती करवा दी, तूने लुई खानदान की, तूने बर्वो जो बर्वन वंश है इसकी तूने बेइज्जती करवा दी रे, बेइज्जती करवा दी तूने। तो लुई 16वां कहता है कि देखो ऐसा है कि हाँ, अभी तो मेरे देश में ऐसा हो रहा है, अभी तो फ्रांस में ही ऐसा हो रहा है, अभी तुम देखना कि तुम्हारे देश में भी ये सब होगा, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है भाई। तुम्हारे देश की जनता भी चाहती है उनको अधिकार मिले, तुम्हारी देश की जनता भी चाहती है उन्हें अधिकार मिले। तो हुआ क्या भाई, हुआ ये कि जो लुई 16वां है इसने क्या किया, इसने पड़ोसी राजाओं के साथ में सांठगांठ कर ली। क्यों कर ली सांठगांठ, क्यों कर ली, क्योंकि ताकि लोगों को दबा सके और अपनी खोई हुई सत्ता वापस पा सके। मतलब ये कि जो पड़ोसी के जो मुल्क हैं, जैसे प्रूशिया की हम बात करें, है ना, प्रूशिया वगैरह हो गया, ऑस्ट्रिया वगैरह हो गया, तो इनसे इसने सांठगांठ कर ली उसने, और इनसे इसने बोला कि एक काम करो, तो हमारे ऊपर अटैक करो, हमारे राज्य के ऊपर अटैक करो, और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मैं फिर से कंट्रोल हाथ में ले लूंगा, फिर से मेरे पास राजशाही आ जाएगी। ये तो बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ में। तो ये पड़ोसी जो मुल्क होते हैं इनके साथ सांठगांठ कर लेता है कि एक काम करो, तो हम पे अटैक कर दो, हम पे अटैक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुद बोलता है कि हमारे मतलब आ बैल मुझे मार, तो ये इनसे बोलता है, जो भी अपने पड़ोसी मुल्क होते हैं इनसे बोलता है कि एक काम करो, हम पे अटैक करो, और जैसे तो हम पे अटैक करोगे तो वैसे ही मैं कंट्रोल कर लूंगा। ठीक है सर। अब होता क्या, 1792 की अप्रैल की बात है ये। होता यह है कि हमारी जो नेशनल असेंबली जो होती है, हमारी जो नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय असेंबली जो होती है, इसने क्या किया, इसने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, देखो ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया तो इनकी ससुराल थी भाई। आपको याद होगा मैरी एंटोनी जो थी, है ना, वो कहां से थी, वो कहां की राजकुमारी थी, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो भैया आप देखोगे ना कि इसने किससे सांठगांठ कर ली, तो इसने अपने रिश्तेदारों में सांठगांठ कर ली, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का जो साम्राज्य था और जो प्रूशिया का साम्राज्य था, इनसे जो है इसने सांठगांठ कर ली, इन दोनों से। और सांठगांठ करके क्या किया इसने, कि बोला कि हम पे अटैक कर दो। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो नेशनल असेंबली जो होती है, राष्ट्रीय असेंबली जो होती है, और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो होता है ना, राष्ट्रीय असेंबली जो होती है हमारी, वो युद्ध की घोषणा कर देती है। मतलब फ्रांस जो होता है वो युद्ध की घोषणा कर देता है, किसके खिलाफ, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। अब ये युद्ध हुआ किसकी वजह से था, तो ये युद्ध जो हुआ था वो लुई 16वें की वजह से हुआ था। इसी ने इन दोनों को न्योता दिया था, प्रूशिया को और ऑस्ट्रिया को। प्रूशिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रिया, खैर ऑस्ट्रिया तो इनके रिश्तेदार रहते थे, इनकी ससुराल थी ऑस्ट्रिया, है ना। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने आक्रमण कर दिया, किस पर भाई, फ्रांस पर, और नेशनल असेंबली ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहां पे हुआ क्या, युद्ध हुआ भाई। अब युद्ध में हुआ क्या, युद्ध में आखिरकार आप देखोगे जीत किसकी हुई, फ्रांस की हुई। अब जब युद्ध हुआ तो युद्ध में बहुत सारी चीजें आई सामने। आप देखोगे हजारों जो स्वयंसेवी सेना जो थी, इनकी भर्ती की जाती है, एक राष्ट्रवाद की भावना झलकती है ना, लोग जो होते हैं वो मरने के लिए तैयार होते हैं। और आप देखोगे कि जब युद्ध के लिए ये लोग जब रवाना हो रहे होते हैं, तो एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना, जब ये युद्ध के लिए रवाना हो रहे होते हैं तो एक बहुत बड़े कवि थे, इनका नाम था रॉजर डी लाय। ये जो कवि हैं, इनकी लिखी हुई कविता थी जिसका नाम था मार्शले। इसको गाते हुए सैनिक आगे बढ़ते हैं।
मार्शल एक जगह का नाम है बेसिकली। तो आप देखोगे कि जब युद्ध हो रहा होता है तो अलग अलग सैनिकों की भर्ती की जाती है, और जब ये सैनिक जा रहे होते हैं ना, जब ये सैनिक जो है एक जगह से रवाना हो रहे होते हैं युद्ध के लिए, जब ये युद्ध के लिए जा रहे होते हैं तो रॉजर डी लाइव करके कवि थे, इनकी जो कविता होती है इसका नाम था मार्शले, है ना। क्या होता है ये कवि थे, और इस कवि की जो कविता होती है मार्शले करके, इसको जो है लोग गाते हुए जाते हैं, इसको गाते हुए जाते हैं। और बाद में आप देखोगे ये फ्रांस का, है ना, इसका नाम जो बाद में क्या पड़ा, इसका नाम बाद में जो मार्शलेस पड़ गया, ठीक है सर। और बाद में आप देखोगे ये फ्रांस का, आज के टाइम पर आप देखोगे फ्रांस का राष्ट्रगान है ये जो गीत है मार्शलेस करके, ये फ्रांस का आज भी क्या है, राष्ट्रगान है। तो ये गाने गाते हैं। तो मतलब यहां पे दिखाया गया है किस तरीके से जो राष्ट्रभक्ति जो होती है वो फ्रांस के वासियों के अंदर जो उमड़ के आती है ना, किस तरीके से जो फ्रांस के जो लोग होते हैं वो जान देने के लिए तैयार होते हैं। और हुआ क्या, अब हुआ ये, अब होता क्या है युद्ध में फ्रांस, भाई अब देखो युद्ध जब होता है तो लाठी डंडों से तो होता नहीं है, युद्ध में हुआ क्या, युद्ध में बहुत ज्यादा जो है भारी नुकसान होता है, किसको भाई, फ्रांस को, अच्छा खासा। और आप देखोगे इसमें जो है अनेक जो कठिनाइयां जो होती हैं, अनेक कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ता है जब युद्ध होता है। तो आप देखोगे फ्रांस की जनता जो होती है बहुत परेशान हो जाती है, स्पेशली जो गरीब जनता थी, जो गरीब लोग थे, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, इनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि युद्ध हो रहा होता है, टैक्स बढ़ जाते हैं, चीजें महंगी हो जाती हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता। और आप देखोगे, है ना, और आप देखोगे यहां पे क्या देखोगे, आप देखोगे कि यहां पर जो लोग थे, बहुत सारे जो लोग थे, उनको क्या लगता था, उनको ऐसा लगता था कि जो 1791 का जो संविधान बना है ना, वो सिर्फ किसके लिए बनाई, कहीं ना कहीं आप देखोगे लोगों को भी ऐसा लगता था कि 1791 का जो संविधान बना है वो सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोगों की सत्ता की, मतलब यह है कि भैया उसमें सिर्फ और सिर्फ किसमें जो नेशनल असेंबली के जो लोग हैं उनको चुनने का अधिकार किसके पास है, सक्रिय नागरिक के पास, जो पैसा कमाते हैं, जो टैक्स देते हैं, पढ़े लिखे हैं। भैया हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, जो कि मजदूर हैं, कारीगर हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो 1791 का संविधान जो बना है ना, ये हमारे लिए तो है ही नहीं, ये किन के लिए है, ये तो उन अमीर लोगों के लिए जो मध्यम वर्ग का बताते हैं अपने आप को, ये तो सिर्फ उन्हीं के लिए संविधान बना है ना, हमारे लिए तो बना ही नहीं है, हमारे पास तो मताधिकार है ही नहीं। तो ऐसी कुछ बातें जो है लोगों को लग रही थी। ऊपर से युद्ध और हो रहा है भाई, तो युद्ध में लोगों को और गुस्सा आ रही है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और युद्ध का ऐलान किसने किया था, नेशनल असेंबली ने। और नेशनल असेंबली में जो लोग बैठे हुए थे उनको इन लोगों ने थोड़ा ना चुना है। तो कहीं ना कहीं लोग नाराज थे और लोगों को ऐसा लगता था कि भाई ये संविधान बना है इससे हमारा कुछ फायदा वायदा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये सारा जो संविधान बना है इसमें जितने भी सक्रिय नागरिक हैं इनके लिए बना है, निष्क्रिय नागरिकों के लिए तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अब होता क्या है भाई, होता यह है कि यहां पर, है ना, अब सुनो यहां पे, अब देखो ये सब हो रहा था तो हुआ क्या, होता क्या है भाई, होता यह है कि भाई क्रांति के फलस्वरूप हुआ ये, मतलब प्रॉपर युद्ध हुआ। अब यहां पर जब जैसे ही पता लगता है कि भाई राजा ने ये सब किया है, लुई सोलवे ने अपने देश के खिलाफ ही गद्दारी की है, इसने ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ सांठगांठ करके इसने हमला करवा दिया अपने देश पे ही। तो जैसे ही पता लगता है तो होता क्या है भाई, राजा को गद्दी से हटा दिया जाता है, इस पर मुकदमा चलाया जाता है, इस पर मुकदमा चलाया जाता है। और उसको क्या कर दिया जाता है, आप देखोगे ये क्या है, ये बहुत बड़ी मशीन है, इस मशीन को हम बोलते थे गिलोटिन मशीन। ये आप देखोगे ना, ये गिलोटिन मशीन है, ये गिलोटिन मशीन है ना। अब जब ये पता लगा ये सब जो है किसका करा है, ये जो युद्ध हुआ है इसमें जो मेन रोल है किसका है भाई, लुई सोलवे का है। इसने ही प्रूशिया को, ऑस्ट्रिया को न्योता दिया था कि आओ हमको मारो, आओ हम पर आके अटैक करो, है ना। तो जब ये पता लगता है नेशनल असेंबली को तो होता क्या है कि लुई सोलवा जो था, ध्यान से देखो फटाफट से, जो लुई सोलवा जो था प्लस इसकी जो बीवी है, इसकी जो बीवी जो है ना, मैरी एंटने, इन दोनों को कहां डाल दिया जाता है, इन दोनों को जो है जेल में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इन पर क्या चलाया जाता है, इन पर मुकदमा चलाया जाता है। कोर्ट जो होता है इन पर मुकदमा चलाता है, ठीक है। कोर्ट इन पर जो है क्या चलाता है, कोर्ट जो है इन पर मुकदमा चलाता है। और जब कोर्ट इन पर मुकदमा चलाता है तो ये दोषी साबित होता है। ये दोनों ही जो है ना, दोनों ही क्या साबित होते हैं, दोनों ही आप बोल सकते हो दोषी साबित होते हैं सर। दोनों को दोषी करार दे दिया जाता है। क्या करार दे दिया जाता है सर, दोषी करार दे दिया जाता है सर, है ना। और जब दोषी करार दे दिया जाता है तो इन पर किसका मुकदमा चलाते हैं, तो किस तरीके का दोष लगाया जाता है इन पर, तो इन पर जो है देशद्रोह लगता है सर। क्या लगता है, देशद्रोह लगता है इन पर। और आप देखोगे देशद्रोह की सिर्फ एक ही सजा है, वो है सजा है मौत। मतलब मियां और बीबी को मौत की सजा हो जाती है, मियां बीबी को क्या हो जाती है, मौत की सजा हो जाती है। तो इन पर जो है मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा जब इन पर चलाया जाता है तो ये दोषी करार पाए जाते हैं। और इन पर मुकदमा किसका चलाया जाता है, देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाता है सर। ये देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाता है। बाद में जब ये सबूत मिलते हैं, साबित हो जाता है, तो इन दोनों को मौत की सजा दे दी जाती है। अब मौत की सजा की हम बात करें तो इनको क्या किया जाता है, इनको फांसी पर नहीं लटकाया जाता है, इनको किया जाता है गिलोटिन सर। इनको क्या किया जाता है, इनको गिलोटिन किया जाता है, गिलोटिन। अच्छा सर, गिलोटिन क्या थे, गिलोटिन एक डॉक्टर का नाम था जो कि फ्रांस के डॉक्टर थे, गिलोटिन, डॉक्टर गिलोटिन बोलते थे इनको। और डॉक्टर गिलोटिन ने एक आप बोल सकते हो ऐसी मशीन बनाई थी जिसमें दर्द नहीं होता।
मौत से दर्द नहीं होता, एकदम फचाक से आप बोल सकते हो कि मौत हो जाती है, दर्द ना हो, है ना, एक ऐसी मौत जो कि पेनलेस है, जिसमें दर्द ना हो, ऐसी मौत का आविष्कार करने के लिए आप देखोगे इन्होंने एक ग्लोटिन मशीन बनाई, है ना। ग्लोटिन क्या थी सर, आप देखोगे ना, ग्लोटिन क्या थी, एक दो बड़े बड़े खंबे हुआ करते थे, दो बड़े बड़े खंबे, ठीक है ना। और आप देखोगे इस खंबे पे, अगर मैं इस खंबे की बात करूं, ये ऐसे खंबे होते थे, ठीक है ना, और यहां पर बहुत पैना सा जो है आप बोल सकते हो ब्लेड लगा होता था, ब्लेड, है ना, और इस ब्लेड पे रस्सी लटकी हुआ करती थी, ठीक है ना। और इधर क्या था, इधर एक तरीके का स्लैब बना हुआ था, है ना, इधर एक तरीके का आप बोल सकते हो स्लैब बना होता था, स्लैब बना होता था। और ये क्या था, ये हमारा ब्लेड था, ये हमारा ब्लेड हुआ करता था, ठीक है, बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई पे ब्लेड था। इसमें क्या होता था, इसमें जो है मुंडी फंसाई जाती थी, इसमें जो है आप बोल सकते हो पूरी मुंडी फंसाई जाती थी, इसमें जो है लुई सोल्वे की मुंडी फंसाई गई, है ना, मुंडी ऐसे उल्टा लटका के मुंडी फंसाई जाती थी, ठीक है ना, मुंडी फंसाई जाती थी। और ऊपर से क्या होता था, ऊपर से ब्लेड छोड़ा जाता था, ऊपर से जो है ब्लेड छोड़ा जाता था, और एकदम से बहुत ऊंचाई से ब्लेड जब नीचे गिरता था तो ये सर कट जाया करता था। तो ऐसी जो मौत थी इसको क्या बोला गया, इसको ग्लोटीन बोला गया। तो लुई सोल्वे को भी और उसकी जो बीवी थी, इन दोनों को इस ग्लोटीन मशीन के चलते जो है इन दोनों का धड़ से, सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है। और यहां पर क्या होता है, जस्टिस सर्व्ड, है ना, यानी कि लोगों को फाइनली राहत मिलती है, फाइनली जो है आप बोल सकते हो कि फ्रांस में पूरी तरह से राजतंत्र खत्म हो जाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ ना। कृष्णा गुप्ता बेटा, पहले कान और आंख खोल के, दिमाग खोल के सुनोगे तो एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। और आपने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, पहले पिछले लेक्चर देखो, और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया ना, ये सारी चीजें समझ में आई। हाँ, तो इनको ग्लोटीन कर दिया जाता है, ग्लोटीन एक मशीन का नाम था। और लुई सोल्वा और इनकी बीवी पे मुकदमा चलाया जाता है। और मुकदमा में क्या होता है, मुकदमे में होता क्या है भाई, ये दोषी करार पाए जाते हैं। और फाइनली आप देखोगे इन दोनों को, मियां बीवी दोनों को जो है आप बोल सकते हो जस्टिस सर्व्ड, यानी कि दोनों को जो है इनको मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये होता है हमारा कुछ खेल भाई, ऐसा कुछ खेल हुआ हमारा, है ना। एक तरीके से आप बोल सकते हो, एक तरीके से राजतंत्र का उन्मूलन कर दिया गया। और आप देखोगे कि फिर होता क्या, फिर होता क्या है भाई, अब देखो राजा तो मर गया, अब यहां पे एक चीज नया डेवलपमेंट होता है, यहां पे एक नया डेवलपमेंट होता है, एक नई चीज निकल के आती है सामने। अब हुआ क्या, देखो हुआ ये यहां पर, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा और पढ़ लो यार, थोड़ा सा और पढ़ लो, अभी टाइम थोड़ा ना हुआ है, थोड़ा सा और पढ़ लो बेटा, पोल आएंगे अभी कुछ टाइम थोड़ा ना हुआ है, थोड़ा सा और पढ़ो। अभी बहुत पिटाई कर दूंगा, अभी छुट्टी नहीं, अभी थोड़ा सा मेरे को टॉपिक कंप्लीट करवाने हैं बेटा, मेरे को चैप्टर अगली क्लास में कंप्लीट करवाना है। और अगली क्लास की मैं बात करूं तो अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट होना ही होना है, कोई दूसरा चारा नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अब हुआ क्या भाई, हुआ ये कि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, बहुत सारे, मतलब ऐसे करीबन आप बोल सकते हो 80 से 90%, 80 से 90% जो लोग हैं आप बोल सकते हो, इनको ऐसा लगने लगा कि भैया देखो राजा तो मर गया, ठीक है, अच्छी बात है, राजा तो मर गया, लेकिन ये जो नेशनल असेंबली जो है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सक्रिय नागरिक हैं, ये होते कौन है भाई, हमारे पास तो कोई अधिकार है ही नहीं, हमारे पास तो कोई भी वोटिंग अधिकार, मताधिकार है ही नहीं। तो ऐसे में देखोगे एक नई चीज निकल के आती है, एक नया संगठन सामने निकल के आता है। अब ये जो संगठन था इसको बोला गया जैकोबियन क्लब। क्या बोला गया सर, जैकोबियन क्लब। अब ये जैकोबियन क्लब जो था एक तरीके से मसीहा था सर, किसका मसीहा था, तो इसमें जितने भी ऐसे लोग हैं, अनपढ़ लोग, जैसे कि मजदूर, है ना, कारीगर, जो छोटे मोटे काम करते हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, जो आप बोल सकते हैं लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, है ना, जो ज्यादातर जो लोग हैं, जो कैसे गरीब लोग हैं, जो बार्बर हो गया, जो मोची होते हैं, मोची वगैरह, बार्बर हो गया, सलून हो गया, ये सब, मतलब जितने भी आप छोटी मोटी जो काम करते हैं, ये सारे जो लोग थे वो इस जैकोबियन क्लब का हिस्सा थे। ये क्या था, एक बहुत बड़ा संगठन था, ठीक है सर। अब ये संगठन क्यों खड़ा हुआ था, ताकि ये जो लोग हैं, ये जो 80-90% जो लोग हैं जिनको कोई भी मताधिकार नहीं मिले हैं, इनको अधिकार दिलवाना ही किसका काम था, जैकोबियन क्लब का काम था। जैसे होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी है, वैसे ही आप देखोगे जैकोबियन क्लब नाम की एक पार्टी थी, संगठन था, जो कि फ्रांस में उठ खड़ा होता है। और ये जो क्लब था, इसमें ज्यादातर जो लोग थे कैसे थे, वो गरीब लोग थे, गरीबों का सपोर्ट करता था, गरीबों का सपोर्ट करता था सर। इसमें कोई भी मध्यम वर्ग के बहुत कम लोग थे इसमें ज्यादातर जो लोअर मिडिल क्लास हैं, भूमिहीन मजदूर, किसान, कारीगर, दुकान में बैठने वाले, छोटी मोटी जिनकी दुकानें हैं, छोटे मोटे व्यापारी जो हैं, वो सारे के सारे जो है जैकोबियन क्लब में आते थे। अब हुआ क्या, है ना, अब जैकोबियन क्लब का नाम किस पे पड़ा था, तो आप देखोगे एक संत थे, इनका नाम था जैकब के कॉन्वेंट। याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जैकोबियन क्लब का नाम किसके ऊपर रखा गया था, तो एक संत थे, इनका नाम था जैकब के कॉन्वेंट, इनका नाम था, इनके नाम पर ही जो है इस संगठन का नाम रखा गया था। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या, जैकोबियन क्लब जो था, इसका नेता कौन था सर, है ना। अब हर एक देखो, हर एक पार्टी जो होती है, हर एक जो दल होता है, इसका नेता होता है। जैसे हम बात करें आम आदमी पार्टी का नेता कौन है, अरविंद केजरीवाल, मेन जो नेता होता है, मेन जो लीडर होता है। बीजेपी का लीडर कौन है, मेन नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें, ठीक है सर।
कांग्रेस की हम बात करें, मेन लीडर कौन है भाई? श्री राहुल गांधी। तो हर एक क्लब का क्या होता है, हर एक संगठन का कोई ना कोई नेता होता है, लीडर होता है। ऐसे ही मैं बात करूं जैकोबिन क्लब की हम बात करें तो इसका जो मेन लीडर था वो था मैक्स मिलर रॉबेस्पियर। मैक्स मिलर रॉबेस्पियर, ये नाम है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई जैकोबिन क्लब के नेता के नाम बताओ, जैकोबिन क्लब के नेता का नाम बताओ। तो जैकोबिन क्लब के नेता का नाम क्या था? मैक्स मिलर रॉबेस्पियर। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, अब होता क्या था कि भाई इस जैकोबिन समाज में कौन से लोग थे? इन लोगों ने हर उस वर्ग को शामिल किया जो हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया गया था। मतलब आप सोच के देखो, निष्क्रिय नागरिक कौन थे? इसमें महिलाएं भी आती थी, छोटे मोटे किसान भी आते थे, मजदूर भी आते थे, दस्तकार भी आया करते थे, जो छोटा मोटा काम करते हैं। इन लोगों को क्या बोला गया था? इन लोगों को निष्क्रिय नागरिक बोला गया था। क्या बोला गया था सर इनको? इनको जो है निष्क्रिय नागरिक बोला गया था, निष्क्रिय नागरिक बोलते थे इनको, है ना। और इनके पास कोई भी मताधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार इनके पास नहीं था। लेकिन जैकोबिन क्लब ने क्या बोला? जैकोबिन क्लब ने बोला नहीं, तुम्हारे अधिकारों की बात हम करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि हर वर्ग का जो हिस्सा, हर एक वर्ग की हम बात करें, चाहे स्पेशली मैं गरीबों की बात करूं, है ना, उसमें महिलाएं भी थी, छोटे किसान भी थे, मजदूर भी थे, दस्तकार भी थे, हर एक कोई जिनके पास मताधिकार नहीं था, जो निष्क्रिय नागरिकों में आया करते थे, उनका सपोर्ट किसने किया? उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? तो ये जो हमारा संगठन है जैकोबिन क्लब, ये सपोर्ट कर रहा था उनको। तो आप देखोगे जैकोबिन क्लब जो था, जैकोबिन संगठन जो था, वो एक तरीके से इनका मसीहा बन गया। क्योंकि इनको क्या लग रहा था? इनको तो ऐसा लग रहा था कि भैया हमारे पास तो मताधिकार है ही नहीं, हम तो निष्क्रिय नागरिक हैं। जो कि 1791 में संविधान बना है वो तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना है, उसमें तो सिर्फ सक्रिय नागरिक है, हम तो है ही नहीं। तो इनका सपोर्ट किसने किया? इनका सपोर्ट किया हमारे जैकोबिन क्लब ने। और इसका नेता कौन था? इसका नेता था मैक्स मिलर रॉबेस्पियर। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, आप देखोगे अब ये जो जैकोबिन क्लब के लोग हुआ करते थे ना, इनकी एक अलग ही पहचान थी, इनकी एक अलग ही पोशाक हुआ करती थी, इनकी एक अलग ही पोशाक हुआ करती थी। ये देखो ऐसी कुछ पोशाक है, धारी पैंट पहना करते थे सर, ठीक है ना, सर पे एक टोपी बांध के घूमते थे। तो आप देखोगे ना, एक लंबी पतलून होती थी धारीदार, है ना, एक लंबी पतलून होती थी, पतलून पहन रखी है देखो, धारीदार पतलून पहनते थे, है ना, ताकि इनकी अलग से पहचान हो। तो आप जो भी आप बोल सकते हो, जैकोबिन क्लब का जो भी सदस्य होता था तो उसको एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता था। जैसे मैं एक पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहन के ही पढ़ा सकता हूं, तो इनका भी एक ड्रेस कोड हुआ करता था, जिसमें ये, है ना, जिसमें एक लंबी धारी पतलून वाली पैंट पहना करते थे, है ना, ताकि ये लोग थोड़े कैसे दिखें, ताकि ये लोग थोड़े से फैशनेबल दिखें, थोड़े से फैशनेबल दिखें, थोड़े से अलग दिखें। इनको देख के लोग समझ जाए भाई ये किसका बंदा है। जैसे मैं टी शर्ट पहना हुआ पीडब्ल्यू की, तो कोई भी मुझे देखेगा कि भाई ये जो है पीडब्ल्यू में काम करते हैं। ऐसे ही इनको कोई देखेगा कि भाई धारीदार पैंट पहन रखी है, पतलून पहन रखी है, तो ये कौन है? ये जैकोबिन क्लब के सदस्य हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक तरफ ये लाल टोपी भी पहनते थे सर, है ना, आप देखोगे ये लाल टोपी भी पहने हुए हैं, देखो ये लाल टोपी भी पहने हुए हैं। तो लाल टोपी किसका प्रतीक है सर? बस 2 मिनट रुक जाओ, खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, खत्म कर रहा हूं। हाँ पता है सर, हाँ बेटा ब्लैकआउट हो गया, पता है मुझे, हाँ बिल्कुल सर, क्लियर हुआ। हाँ, तो लाल टोपी भी पहनते थे सर, ये क्या पहनते हैं सर? लाल टोपी। लाल टोपी किसका प्रतीक था? तो आप याद रखना, एग्जाम में आ जाता है, लाल टोपी जो है आजादी का प्रतीक था सर। अच्छा सर, अब याद रखो कि हाँ, महिलाओं के लिए कोई पोशाक नहीं थी, सिर्फ जो है पुरुषों के लिए पोशाक थी धारी वाली। आप कहोगे सर महिलाएं भी पहनती थी ना, महिलाओं के लिए जो है कोई भी पोशाक, खास तरह की पोशाक नहीं थी, खास तरह का पहनावा नहीं था। अब हुआ क्या भाई? अब हुआ ये कि होता क्या है भाई, 1792 की अगर मैं बात करूं, 1792 की अगर मैं बात करूं, 1792 में क्या होता है? 1792 में गर्मियां थी, और गर्मियों में होता क्या है कि जो हमारे जैकोबिन क्लब के लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, है ना, क्योंकि हालत बहुत खराब थी, जनता की हालत बहुत खराब है, जनता बहुत गरीब है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, और ऊपर से युद्ध कर दिया भाई। युद्ध में क्या हुआ? युद्ध में और ज्यादा हालत खराब हो गई। मैंने बताया ना, ऑस्ट्रिया से, प्रूशिया से युद्ध करा, युद्ध किया, तो भैया इनकी हालत खराब हो गई बहुत। जो गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इनकी हालत बहुत खराब है, इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। युद्ध में इतनी स्थिति इनकी खराब हो चुकी है, इनके पास कुछ है ही नहीं। तो आप देखोगे 1792 में ही होगा क्या, गर्मियों में जैकोबिन के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो टुलेशिया का एक महल होता है, वहां पर ढाबा बोल देते हैं। टुलेशिया का जो महल होता है वहां पर ढाबा बोल देते हैं। राजा को कई घंटे तक, ये देखो ये स्टोरी वही है, राजा को बंदी बना लिया जाता है, और इस आक्रमण में जो है राजा के अधिकतर जो है गार्ड मारे जाते हैं। अब देखो यहां पर राजा की बात की जा रही है, लुई 16वें की। अब तक क्या हुआ था, देखो जब ये गर्मियों में हमला हुआ था ना, तो लुई 16वां मरा नहीं था। ये थोड़ी सी पीछे स्टोरी चल रही है, लुई 16वां मरा नहीं था, उस टाइम लुई 16वां जिंदा था। लेकिन जब ये जो लोग जो हैं, जब ढाबा बोल देते हैं, एक महल होता है, इसका नाम होता है टुलेशिया का महल जो होता है, इस पर जब ढाबा बोल दिया जाता है, तो राजा को बंदी बना लिया जाता है। जितने भी राजा के गार्ड जो होते हैं उनको भी मार दिया जाता है। ठीक है सर। और आप देखोगे कि उसके बाद चुनाव हुए, और आप बोल सकते हो एक तरीके से फिर यहां पे मुकदमा चलाया जाता है राजा के खिलाफ। राजा को मुकदमा जब चलता है तो उसको दोषी करार दिया जाता है। और आप देखोगे कि यहां पर हुआ क्या, हुआ ये कि यहां पर राजा को जो है दोषी मान लिया जाता है, और उसको जो है गुलोटीन कर दिया जाता है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये मैंने ऑलरेडी आपको जो है बता दिया जाए। अब होता क्या है, जैसे ही राजा बनता है, अब किसका रूल आ जाएगा? अब किसका रूल आएगा भाई
किसका रूल आएगा? अब कौन राज करेगा? तो भैया जैकोबिन क्लब का जो है राज आ जाएगा। अब क्या होगा? नेशनल असेंबली नहीं रहेगी, नेशनल असेंबली की जगह कौन आ जाएगा? अब जो हमारा जैकोबिन क्लब आ जाएगा। आप देखोगे ना यहां पे वही हुआ, उसके बाद चुनाव हुए और एक नई असेंबली का गठन हुआ। अब जो है नेशनल असेंबली जो पहले चुनी गई थी ना, उसको हटा दिया गया। अब एक नई असेंबली बनाई गई। जो पहले नेशनल असेंबली बनाई गई थी उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उस असेंबली में जो भी लोग थे उनको किसने चुना था? निष्क्रिय नागरिकों ने चुना, सॉरी सक्रिय नागरिकों ने चुना था। निष्क्रिय नागरिकों को कोई अधिकार नहीं मिले। तो आप देखोगे जैसे ही जैकोबिन क्लब का दबदबा बढ़ जाता है, जैसे ही ये राजा को मरवा देते हैं, राजा को केस चलवा के राजा पे केस वेस चलवाते हैं, मरवा देते हैं, तो आप देखोगे उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देखोगे कि इसका नाम जो है आप बोल सकते हो बदल कर क्या रख दिया जाता है? कन्वेंशन रख दिया जाता है ना। आप बोल सकते हो कि देखो अब तक क्या हुआ, अब तक हमारी नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली का नाम बदल कर क्या रख दिया जाता है? कन्वेंशन रख दिया जाता है। वो जो नेशनल असेंबली जो है जिसको सक्रिय नागरिक चला रहे हैं वो हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो है किसका रूल आ चुका है? जैकोबिन क्लब का। जैकोबिन क्लब का राज आ चुका है। अब इस जैकोबिन क्लब को हटा के कौन आ गया? इस जैकोबिन क्लब की बात करूं मैं, तो जैकोबिन क्लब ने अब क्या किया? सत्ता पर अब किसका कंट्रोल है? जैकोबिन क्लब का कंट्रोल है। मैक्स मिलर रॉबेस्पियर जो है वो उसका नेता है। अब ये क्या करता है? ये एक नए सिरे से जो है असेंबली को बनवाता है। और इस असेंबली का नाम क्या रख दिया गया? पहले नेशनल असेंबली था, अब जो है इस असेंबली का नाम हो गया कन्वेंशन। याद रखना, इसका नाम क्या हो गया? कन्वेंशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें देखो सब कुछ वही हुआ जो लोगों ने चाहा था, है ना। जितने भी 21 वर्ष से ऊपर के अधिक के आयु वाले जो लोग हैं, पुरुष जो है उनको वोटिंग अधिकार मिले। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखना पुरुषों को, महिलाओं को अभी भी कोई भी वोटिंग अधिकार नहीं मिला। महिलाओं को अभी भी कोई भी वोटिंग अधिकार नहीं मिला, याद रखना। अब क्या हुआ? जितने भी व्यक्ति हैं वो 21 वर्ष से ऊपर के होने चाहिए, चाहे वो टैक्स देते हो नहीं देते हो, पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, कर देते हो ना देते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर जैसे ही हमारा जैकोबिन क्लब की सत्ता आती है, जैसे ही कन्वेंशन आता है, आप देखोगे कि जितने भी 21 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा? उनको जो है वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। याद रखना, महिलाओं को अभी भी कोई अधिकार नहीं मिले। क्लियर हुआ? और आप देखोगे 21 सितंबर 1792 को क्या होता है? राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, जब इस जैकोबिन क्लब तुलेशिया का जो महल जो था, जब इस पर ढाबा बोला गया था, तो राजा को बंदी बनाया गया, जेल में डाला गया और उस पर मुकदमा चलाया गया कि भाई देखो इस राजा ने ही युद्ध करवाया है। फिर क्या हुआ? फिर जब मुकदमा चला तो राजा पे मुकदमा साबित हो गया, वो जो भी आरोप लगे थे साबित हो गए, उसको जो है कटवा दिया जाता है, भाई सर कटवा दिया जाता है उसका। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि भाई ये हमारी जो नेशनल असेंबली जो है इसको हटा दिया जाता है कि हटाओ ये। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं वो सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया है। ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी के जो लोग हैं उनके अधिकार तो है ही नहीं वोट डालने के। तो इस असेंबली को हटाया जाए और एक नई असेंबली को बनाया जाए, और उसका नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया कन्वेंशन। इसमें जो भी लोग थे 21 वर्ष से ऊपर के, जो भी पुरुष थे, चाहे वो पढ़े लिखे हो ना हो, कर देते हो ना देते हो, सभी पुरुषों को जो है यहां पर आप बोल सकते हो वोटिंग अधिकार दिए जाते हैं। तो यहां पर मैक्स मिलर रॉबेस्पियर जो होता है, इसने हमेशा किसके लिए काम किया था? जनता के लिए काम किया था, गरीब जनता के लिए। और जो जैकोबिन क्लब था वो हमेशा गरीब जनता की ही सुनता था। और आप देखोगे जब ये सत्ता में आते हैं तो हर किसी को जो है वोट डालने का अधिकार देते हैं। और एक तरीके से आप बोल सकते हो फ्रांस जो है एक तरीके से गणतंत्र घोषित हो जाता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि उस देश का जो राजा जो है ना, उस देश का जो राजा है उसको चुना गया है। अब तक क्या था? अब तक संवैधानिक राजतंत्र था सर। अब तक क्या था? अब तक सर संवैधानिक राजतंत्र था। संविधान भी है, राजा भी है। लेकिन अब क्या है? अब राजा नहीं है सर, राजा को तो मरवा दिया, राजा तो मर चुका है। अब जो है यहां पर पूरी तरह से आप बोल सकते हो सत्ता जो है किसके हाथ में आ गई है? अब जनता के हाथ में सत्ता आ गई है, और जनता जो है अपने राजा को चुन रही है। और नेता कौन बनेगा? मैक्स मिलर रॉबेस्पियर। ठीक है ना, क्योंकि उसने ही सब कुछ करवाया था। तो ये था हमारा चैप्टर का अंत तो नहीं हुआ, आज के लेक्चर का अंत हुआ। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम एक काम कर लेते हैं बेटा जी, हम थोड़ा सा चल लेते हैं और क्विज कर लेते हैं। क्विज करो फटाफट से। हाँ बस इतना ही पढ़ेंगे। अरे इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। ब्लैकआउट हो गया, मेरे को पता है ब्लैकआउट हुआ है, अभी ब्लैकआउट हुआ है। हाँ बस समझ में तो आया ना? पहले ये बताओ चैप्टर समझ में आया? अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है समझ में आया? सबसे पहले पोल करो जल्दी से, जो भी मैंने पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन पूछे, फटाफट से करो। इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन कौन सा है? सक्रिय नागरिक से संबंधित, याद रखना, सक्रिय नागरिक को मैंने चिल्ला के बताया है। फटाफट से बताओ। 18 वर्ष से ऊपर सभी आयु वाले वर्ग को, चलो ठीक है। 25 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को, 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था, फ्रांस में जन्म लेने वाले सभी लोगों को सक्रिय नागरिक बोलते हैं। तो ये इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन कौन सा है? बोलो। चांटे पड़ेंगे अगर गलत ऑप्शन दिया मैंने। सही से एकदम दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जोर लगाओ, तब जाके आंसर किया करो। ऐसा नहीं है कि एकदम से क्वेश्चन देखा एकदम से ABCD। अरे भाई सही से पढ़ो, पहले सही से पढ़ो, क्योंकि तुम जो उत्तर देते हो उससे मेरा पढ़ाने का तरीका दिखता है भाई कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखते हैं भाई, मेरे को लग नहीं रहा ज्यादातर बच्चों ने सही किया होगा। 50% से तो ऊपर ही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये सही आंसर हो जाएगा।
37%। देखो वाह भैया, बहुत भैया, मेरे को पता है तुमने क्या किया होगा। तुम लोग इतने इतने तुम निकम्मे हो तुम लोग, तुमने सिर्फ ये देखा 25 वर्ष से ऊपर के सभी सक्रिय नागरिक। अरे भैया पूरा तो पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में कीड़े घुसे हुए हैं क्या, ये बताओ पहले। 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था, उनको बोला गया था सक्रिय नागरिक। सिर्फ 25 वर्ष से ऊपर के सभी लोग। अरे भैया 25 वर्ष से ऊपर के सभी जो लोग होंगे उनमें अनपढ़ भी तो होंगे, उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो टैक्स नहीं देते होंगे, तो वो सक्रिय नागरिक कैसे हो सकते हैं। मैंने बोला 25 वर्ष से ऐसे लोग जो कर देते थे, जो टैक्स देते थे, पढ़े लिखे थे, उनको जो है सक्रिय नागरिक बोला गया। हद है भाई, सिर्फ 37% बच्चों ने सही दिया है। गलत बात है यार, ये बहुत गलत बात है। इतनी मेहनत से पढ़ाता हूं भाई, और तुम लोग बताओ इतनी निकम्मेबाजी करते हो तुम लोग। अब मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हो, जो मैंने 1-1.5 घंटे से जो चिल्ला रहा हूं मैं, इसका कुछ फायदा निकला, ये बताओ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी सही होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चले तो अमरीश पटेल ने वेरी गुड बेटा, अंशिका वेरी गुड बेटा, रवि, अनुभव, अनुज, राजेंद्र, सत्यम, आशुतोष, प्रिया, अंकित यादव। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अरे सही से क्या करो भाई, एकदम से मत क्या करो, भड़बड़ाया मत करो, आराम से सुनो, देखो, तब करो क्वेश्चन को। चलो दूसरा करो फटाफट से, जल्दी से। फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके इसे एक गणतंत्र घोषित किया। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, किसने जो है आप बोल सकते हो कि राजतंत्र का अंत किया और एक तरीके से फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की। एक ऐसा गणतंत्र जहां पर जो नेता होगा चुना हुआ होगा। पादरी वर्ग ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने, या फिर सम्राट ने, किसने जो है आप बोल सकते हो कि राजतंत्र का एंड किया। हाँ बस आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद इतने रखेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा जी, है ना। अगली क्लास में 100% चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे एडिशनल। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अगली क्लास तक कंप्लीट है। हाँ बहुत ही बढ़िया। राजतंत्र का अंत करके इसको गणतंत्र घोषित किसने किया, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट से। बताया था थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। अभी भी तुम यहां पे हगोगे, मेरे को अच्छे से पता है। तुम नहीं सुधरोगे भाई। हाँ तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा ये सही हो जाएगा। हाँ अब फिर भी ठीक है, 57% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। अमरीश, सुमित, अंशिका, राजेंद्र, प्रिया, सूरज, अनुभव, आशुतोष, नाजिम, हुसैन, कुणाल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो अब देखो मैंने क्या बताया था आपको भैया, मैंने क्या बताया था आपको 1751 में नेशनल असेंबली थी, ठीक है सर, है ना। नेशनल असेंबली चुनी गई। 1792 आते आते क्या हुआ, युद्ध हो गया। युद्ध हुआ, क्यों युद्ध हुआ, राजा ने युद्ध करवाया था, लुई सोलवे ने युद्ध करवाया था। लुई सोलवे ने युद्ध करवाया था, बताया था मैंने आपको। युद्ध किसने करवाया, लुई सोलवे ने। फिर हुआ क्या, आप देखोगे जैकोबिन क्लब आ गया। जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब जो था वो, जैकोबिन क्लब की अगर मैं बात करूं, ये कैसा क्लब था, जो गरीबों की आवाज सुनता था, जो कि इसके पक्ष में था कि सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। जो भी 21 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है इसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो हुआ क्या, इन लोगों ने क्या किया, जैकोबिन क्लब के जो लोग हैं इन्होंने राजा को पकड़वा दिया, राजा पे मुकदमा चलवाया, राजा को जो है क्या करवा दिया, राजा उसकी बीवी जो होती है उसको मरवा दिया जाता है। आप देखोगे जो पुरानी नेशनल असेंबली जो होती है इसको हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे वो सक्रिय नागरिकों द्वारा चुने गए थे। अब क्या होगा, अब एक नई असेंबली चुनी जाएगी। इस नई असेंबली को क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन नाम दिया। और कन्वेंशन क्या था, कन्वेंशन कुछ नहीं था, कन्वेंशन हमारा जैकोबिन क्लब ही था, है ना। जैकोबियन क्लब ही था, जैकोबियन क्लब ने कन्वेंशन बनाया था। जैकोबियन क्लब के जो लोग थे इन्होंने ही कन्वेंशन बनाया था ताकि हर एक व्यक्ति को जो है वोट डालने का अधिकार मिले, ठीक है ना। तो कन्वेंशन ने क्या किया था, हमारे जैकोबियन क्लब के जो लोग थे इन्होंने ही राजा को हटवाया था, इन्होंने ही राजतंत्र का एंड किया था, गणतंत्र को लागू किया था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ये सारी चीजें हो गई। ये आपका देखो ये क्या है भाई, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क करके लाना। इसका आंसर जो आपका होमवर्क में दे रहा हूं अभी कोई नहीं बताएगा, होमवर्क करके लाएंगे सारे के सारे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो भाई अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं समरी क्या है हमारी। हमने आज का लेक्चर पढ़ लिया भाई, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। आज के हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा बेटा जी, बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने दो ये टॉपिक पढ़े हैं। कौन से टॉपिक पढ़े हैं सर, ये आज हमने ये दो टॉपिक पढ़े हैं सर। कौन से टॉपिक पढ़े हैं सर, तो आज हमने पढ़ा है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है कि एक ऐसी प्रणाली जहां पर संविधान भी है, जहां पर राजतंत्र भी है। एक ऐसी प्रणाली जहां पर क्या है, जहां पर संविधान भी है, एक ऐसी प्रणाली जहां पर क्या है, जहां पर संविधान भी है और राजा भी है। और राजा जो होगा संविधान के हिसाब से चलेगा। लेकिन फ्रांस में बहुत दिन तक चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया सर बहुत दिन तक, क्योंकि राजा जो था लुई सोलवा जो था, इसने शैतानी कर दी। इसने क्या किया भाई, इसने किया ये कि यहां पर इसने एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पड़ोसी मुल्कों के साथ में सांठगांठ कर जो है इसने युद्ध करवा दिया। युद्ध की जब घोषणा होती है तो आप देखोगे प्रॉपर तरीके से बहुत ज्यादा इसका गुणगान किया जाता है, लेकिन होता क्या, इसमें नुकसान होता है बहुत ज्यादा फ्रांस का। और आप देखोगे फ्रांस में और सारी चीजें भी चल रही थी, चीजें चल क्या रही थी फ्रांस में, आप देखोगे
कि नेशनल असेंबली बनाई जाती है, लेकिन दिक्कत क्या थी, नेशनल असेंबली सिर्फ जो है सक्रिय नागरिक ही चुन सकते थे, जो कर देते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी उम्र 25 वर्ष से ऊपर की है। लेकिन दिक्कत क्या थी, ज्यादातर जो फ्रांस में लोग थे वो निष्क्रिय नागरिक थे। हुआ क्या, चीजें चलती रही, फिर बीच में आप देखोगे कि संगठन उभर के आता है, इसका नाम होता है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का जो नेता होता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इसका मानना यह था कि हर किसी को मताधिकार होना चाहिए, लेकिन औरतों को फिर भी मताधिकार नहीं मिला। होता क्या है कि भाई ये जो जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, इनका जो इन्फ्लुएंस था, इनका जो प्रभाव था, इतना ज्यादा था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने टुनेशिया के जो महल होता है उस पर कब्जा कर लेते हैं लोग, राजा को बंदी बना लिया जाता है, सैनिकों को मार दिया जाता है, राजा पे मुकदमा चलाया जाता है कि इसने देशद्रोही के चक्कर में अपने देश पर जो हमला करवा दिया सत्ता को लेने के चक्कर में। और आप देखोगे राजा को सजा हो जाती है मौत की, गिलोटिन कर दिया जाता है। इसके बाद आप देखोगे कि नेशनल असेंबली को हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि वो जो नेशनल असेंबली थी उसको सक्रिय नागरिकों ने चुना था। जैकोबिन क्लब का मानना था कि हर किसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, तो एक नए सिरे से क्या होगा, नए सिरे से असेंबली चुनी जाएगी। और उस असेंबली का नाम अब क्या कर दिया, अब नेशनल असेंबली नाम नहीं रहा उसका नाम कर दिया कन्वेंशन। और आप देखोगे इस कन्वेंशन ने ही फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की। तो ये हमने पूरा जो है पढ़ा आज हमने पूरा जो है एक रिवीजन कर लिया अपना, जो भी आप, ये हमारी आज की समरी थी क्लास की, तो समरी भी आपको जो है पता लग गई होगी, ठीक है ना। सो आज का क्लास जो हम यही रखते हैं, एक काम करेंगे, छोटा सा पोल कर, बेटा देखो जो नोट्स मैं बनवा रहा हूं ना, तुम्हें कुछ अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहां पर लेके आता हूं यही सफिशिएंट है, याद रखो। इससे अलग आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं डेली रिवीजन करवाता हूं, माइंड मैप भी करवाता हूं डेली, इनको जो है नोट डाउन करते रहो, बस यही मोर देन सफिशिएंट है। कुछ एक्स्ट्रा करने की तुमको जरूरत नहीं है। अरे काहे, अरे ब्लैकआउट हो गया, देखो ऐसा है, ब्लैकआउट कुछ नहीं होता। देखो मैं बताता हूं, जब कोई हमला होता है ना, हमला वगैरह जब होता है, तो होता क्या है, हम लोग अपनी घर की लाइटें बंद कर देते हैं, ताकि जब कोई आसमान में लड़ाकू विमान जा रहा हो ना, तो वो देख ना पाए कि कहीं उजाला, उनको अगर दिखता है कि उजाला है, कहीं सिटी है, कोई शहर है, तो वहां पे बमबारी ना कर दें। तो इसलिए ब्लैकआउट कर देते हैं ताकि हम हमले से बच सकें, वो होता है ब्लैकआउट, ठीक है ना। क्लियर हो? एक पोल करवा लेते हैं, समझ में आया या नहीं आया? हाँ ना में जवाब देना। आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया? एक थोड़ा सा पोल कर दो, और थोड़ा सा कान खुले रखा करो, दिमाग भी खुला रखा करो। प्रेजेंट बॉडी अपसेट माइंड होता है तुम्हारा, तो बॉडी तो प्रेजेंट होती है, लेकिन माइंड नहीं होता प्रेजेंट, माइंड तुम्हारा कहीं और ही होता है, तो उसको थोड़ा सा सुधार लो तुम। और ये पोल में ना, अगली क्लास से मैं अभी से बता देता हूं, अगली क्लास से मैं 80% से ऊपर बच्चे जो है आंसर सही देने चाहिए। इतना मेहनत से पढ़ाने के बाद भी पोल में इतना कम परसेंटेज सही जाता है। पोल करवाने का फायदा क्या है? पोल में तो तुम्हारी पोल खुल जाती है तो बेटा थोड़ा मन लगा के पढ़ लो बेटा, है ना राजा बेटा, थोड़ा मन लगा के पढ़ लो, ठीक है। बाकी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, उससे कम ही लेवल का आएगा एग्जाम में, इतनी गारंटी देता हूं मैं। तुम्हारा मास्टर जो है ना स्कूल क्लास से ज्यादा कुछ दे ही नहीं सकता, मेरे को पता है क्या दे सकता है वो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मस्त पढ़ो आराम से, ज्यादा टेंशन मत लिया करो यार, ये पढ़ाई लिखाई तो जिंदगी भर चलती रहेगी, ज्यादा प्रेशर वैशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 96%, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कॉल की अगर हम बात करें, जैसे ही अगली क्लास में मैं वीडियो कॉल करूंगा, क्यों? क्योंकि अगली क्लास में आखिरी लेक्चर, हर आखिरी लेक्चर में वीडियो कॉल करूंगा, अभी नहीं, अगली क्लास में, ठीक है। चलिए तो भाई मौज मारो, थोड़ा जो मैंने पढ़ाया पढ़ लेना, थोड़ा रिवीजन कर लेना, और इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और बाकी नोट्स वोट्स के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं नोट्स दे रहा हूं उनको ही बनाते रहो, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो तो भागो, बाय बाय, लव यू ऑल।